आपकी आवाज खत्म हो गई है। आवाज नहीं आ रही? मैंने अनम्यूट कर दिया था गलती से जी। अब आवाज आ रही है? अब आ रही। जी। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि क्या जो ये इस तरह के जो फेक न्यूज का कारोबार है, इसके पीछे वजह क्या है? क्या इसके पीछे व्यावसायिक हित है? क्या मीडिया का कोई अपना एजेंडा होता है? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है? क्या पत्रकारों का अपना एजेंडा होता है? क्या उनकी अपनी वैचारिक मजबूरियां होती हैं? क्या वो खास विचारधारा के लिए काम करते हुए खबरों से छेड़छाड़ करते हैं? इन सब मुद्दों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि देश में लगभग 400 से ज्यादा न्यूज चैनल हैं, 1 लाख से ज्यादा पत्र और पत्रिकाएं पूरे देश में प्रकाशित होती हैं, हजारों की संख्या में तमाम वेबसाइटें हैं, सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम सब जानते हैं। आज हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन पहुंच चुका है, इंटरनेट की रीच हो चुकी है। तो ऐसे में जरा सी गलती, जरा सी लापरवाही या इस तरह की जो फर्जी खबरें हैं, किस तरह से जनमानस को प्रभावित करती हैं या कर सकती हैं, इसका हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे पैनल में 5 लोग हैं, पांचों लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपने जब हम लोगों ने ये पैनल डिसाइड किया था तो खास वजह की वजह से इन लोगों ने हमने इन लोगों को शामिल किया। अपने बीच में राहुल महाजन जी हैं। राहुल महाजन जी देश के ऐसे पत्रकारों में से हैं जो लंबे समय तक प्रिंट में काम करने के बाद और जो पहली जनरेशन जो टेलीविजन में आई उसमें से राहुल जी हैं। जहां तक मैं जानता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में काम करने के बाद आप स्टार न्यूज में आपने लंबे समय तक काम किया, न्यूज 24 में काम किया है, प्रसार भारती जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग है उसमें आप कलाकार रहे हैं और अभी आप राज्यसभा जो टेलीविजन है उसके आप प्रधान संपादक हैं। इसके अलावा हमारे साथ चर्चा करने के लिए निनाद जी हैं। निनाद जी से मैं आपका परिचय करना चाहूंगा। निनाद सेठ जी लंबे समय तक प्रिंट में काम किया है और प्रिंट में काम करने के बाद आजकल रक्षा मामलों के और विदेश मामलों के जानकार हैं और इस समय जापान का एक बहुत बड़ा अखबार है जो सबसे बड़ा अखबार है उससे जुड़े हुए हैं और साथ में उस अखबार का नाम है निकाय और डिस्कवरी के लिए भी आप काम करते हैं और जहां तक मेरी जानकारी है कि आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस में काम कर चुके हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर चुके हैं अगर मेरी जानकारी सही है तो, और साथ में ओपन मैगजीन में आप लंबे समय तक काम करते रहे और तमाम इन्वेस्टिगेटिव खबरों के लिए आप जाने जाते हैं। हमारे साथ दिनेश गौतम जी हैं। दिनेश जी देश के जाने माने टीवी पत्रकार हैं, जाने माने एंकर हैं और जो लोग टेलीविजन देखते होंगे वो इस चेहरे से बहुत अच्छे से रूबरू होंगे। मेरे ख्याल से कोई ऐसा टेलीविजन संस्थान नहीं होगा जहां आपने काम नहीं किया होगा और जी न्यूज, सहारा, लाइव इंडिया, ईटीवी भारत, अभी आप टीवी 9 भारतवर्ष के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक हैं और आप महेश भट्ट के लिए, आप महेश भट्ट को हम सब जानते हैं, जाने माने निर्माता निर्देशक हैं, उनके ग्रुप के लिए आप उनके नाटकों का लेखन भी करते हैं और इसके अलावा हमारे साथ मनोज वर्मा जी जुड़े हुए हैं। मनोज वर्मा जी मीडिया एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली पत्रकार संघ के अध्यक्ष रहे, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के निवर्तमान महासचिव हैं, वर्तमान में लोकसभा टेलीविजन के सीनियर एंकर हैं। आप भी तमाम प्रिंट और टेलीविजन में लंबे समय तक काम किया है, इंडिया टुडे में, राजस्थान पत्रिका में, सहारा अखबार में लंबे समय तक, लगभग मुझे याद है कि 30 साल के आसपास आपका एक रिपोर्टिंग का अनुभव है और खास करके पॉलिटिकल रिपोर्टिंग और पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग का। और आप यहाँ बुलाने का एक उद्देश्य ये भी है कि एनयूजे ने अभी फेक न्यूज पे एक रिपोर्ट तैयार की है, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे मनोज जी। और हमारे साथ चर्चा के लिए चंद्रप्रकाश जी हैं। चंद्रप्रकाश जी एक बार, हाँ, चंद्रप्रकाश जी को हम सब जानते हैं और खास करके जो फेसबुक पे एक्टिव लोग हैं वो जानते हैं कि चंद्रप्रकाश जी नियमित लंबे समय से जो फर्जी खबरें होती हैं उनको उघाड़ते हैं, उनके तह में जाते हैं और ये स्वांतः सुखाए एक एक्टिविज्म के तहत ये काम करते हैं। और चंद्रप्रकाश जी, मेरे ख्याल से प्रिंट मीडिया का कोई ऐसा संस्थान नहीं होगा, टेलीविजन मीडिया का ऐसा संस्थान नहीं होगा जिसमें आपने काम न किया हो। नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, स्टार न्यूज, जी टीवी, CNBC आवाज, NDTV,
आज तक सारे चैनलों में आपने लंबे समय तक काम किया, न्यूज़ रूम में पीछे रहते हुए खबरों को देखना और फेक न्यूज़ पे खैर आपका लंबा काम है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं राहुल जी आपके पास आना चाहता हूँ और जैसे कि मैंने एक भूमिका बाँधी है, तो जो मैंने जैसे बताया कि इस समय जो है वो फर्जी खबरों का जो कारोबार है, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ गया है। तो ऐसे में मैं एक आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा, शुरुआत आपकी टिप्पणी से करना चाहूँगा कि इस पे क्या टिप्पणी है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप आपका अनम्यूट ये कीजिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार, माफ कीजिएगा मेरा शायद माइक म्यूट हो गया था, तो मैं दोबारा से कहता हूँ कि जी, सभी को मैं नमस्कार कहना चाहूंगा जो कि इस चर्चा में शामिल है। दूसरी बात ये कि ये फर्जी खबरें जो हैं ये ऐसा नहीं है कि केवल सोशल मीडिया के कारण यहाँ पर आ गई हैं या फिर चैनलों के कारण उभर आई हैं। फर्जी खबरें तब भी थी जब चैनल इतने एक्टिव नहीं थे, फर्जी खबरें तब भी थी जब जो टीवी जो था उतना पावरफुल नहीं था, लोगों के पास उतना प्राइवेट टेलीविजन का उस वक्त शुरुआत नहीं हुई थी। हम जानते हैं कि इस देश में कई तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसमें दिल्ली जो हमारी राजधानी है उसी में एक घटना हुई थी जिसमें मंकी मैन का पूरा स्केयर फैला था। हम ये भी जानते हैं कि अब से कुछ समय पहले बच्चा चोर जैसी चीजें हुई जिसके कारण लिंचिंग जैसी बहुत सारी घटनाएं हुई। तो ऐसा नहीं है कि फर्जी खबरें टीवी के कारण फैलती हैं या फिर सोशल मीडिया के कारण फैलती हैं। पहले से ऐसा होता है। सोशल मीडिया और टीवी ने उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि वो ज्यादा लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। और यही इस की दिक्कत है कि क्योंकि वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है तो उसका इम्पैक्ट, जो उसका असर होता है, वो भी ज्यादा होता है। अब जब कोरोना के समय में या फिर जो घटनाएं चीन के साथ हुई उस दौरान भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसमें कहा गया कि चीन इतना अंदर घुस आया है, या फिर कोरोना के समय में कई तरह की दवाइयों का जिक्र करना शुरू कर दिया लोगों ने कि ये दवाइयां अगर खाएंगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा, ये करेंगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा, वो करेंगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की जो दिक्कतें हुई हैं वो जब भी ऐसी बड़ी चीजें हो रही होती हैं, जब भी ऐसी इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं जो कि सीधा जो जनमानस है उससे जुड़ी होती हैं, उसका इम्पैक्ट भी वैसा ही होता है। अगर किसी दवाई के बारे में किसी ने कह दिया तो वो दवाई खरीदने के लिए लोग टूट पड़ते हैं। अगर चीन के बारे में कोई बात जो कि सच नहीं है उसको कह दिया जाता है तो लोग जो है उस तरह से सोचने लगते हैं। तो ये जो इम्पैक्ट झूठी खबरों का है, और एक सिस्टम जो कि अब बनना शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि बनना नहीं शुरू हुआ है। जैसे पीआईबी में एक फैक्ट चेक है, चैनल्स अपने फैक्ट चेक की बात करते हैं। तो एक सिस्टम बनना शुरू हुआ है जो कि फर्जी खबरों के खिलाफ है। लेकिन फिर भी ये फर्जी खबरें जो हैं इसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तो क्योंकि सोशल मीडिया तुरंत जो खबर है वो पहुंचा देता है, चाहे वो टीवी पे आ रही हो वहां से भी लेके वो सोशल मीडिया पे चली जाती है। तो एक सिस्टम चाहिए कि वो जब खबर इस तरह की फैलनी शुरू हो तो उसे तुरंत वहां पे रोका जाने की भी कोई तरीका। जी। राहुल जी, ये जो फर्जी खबरों का कारोबार है, इसका कोई आर्थिक पक्ष भी आपको लगता है कि हिट बढ़ाने के लिए या इन खबरों में सेंसेशन होता है, उसके लिए टीआरपी बढ़ाने के लिए, सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, या कोई और कारण भी देखते हैं आप ऐसी खबरों के प्रसार के पीछे? मैं टीवी में बहुत समय तक रहा हूँ तो इसलिए मैं ये जानता हूँ कि आर्थिक कारण तो शायद इसका उतना नहीं होता है, लेकिन एक बात जरूर है कि इसका कारण जो है वो टीवी के इंटरनल प्रेशर है। एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो होड़ है या फिर पहले ज्यादा जानकारी देने की जो होड़ है, वो कहीं ना कहीं टीवी को इस जो जाल है उसमें फंसा देती है। और ऐसे में जल्दी खबर देने की और एक्सक्लूसिव चीजें करने की जो कोशिश है उसके कारण इस तरह की चीजें जरूर हो जाती हैं कि टीवी में कई बार जो लोग हैं जो वो अपने फैक्ट्स को चेक नहीं करते या फिर किसी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। उसके कारण इस तरह की दिक्कतें जो हैं वो टीवी में दिखाई देती हैं। क्या एक सिर्फ यही कारण है या सिर्फ यही कारण आपको लगता है? क्या पत्रकारों के अपने अपना एजेंडा या उनके कारण वैचारिक कोई कारण भी होते हैं इस तरह से, या सिर्फ आपको लगता है कि नहीं सिर्फ यही एक कारण होता है कि जल्दीबाजी में सारी चीजें हो जाती हैं? मैं इस बात का जवाब देकर आपसे माफी चाहूंगा कि मुझे जाना होगा, पर इस जी, बात का जी। मैं जरूर जवाब दूंगा कि देखिए, हो सकता है कुछ लोगों का एजेंडा हो सकता है कुछ पत्रकारों का एजेंडा हो,
लेकिन आम तौर पे जो मीडिया है वो ज्यादा ड्राइव करता है इस बात से कि अपनी पत्रकार की इमेज जो है वो कितनी बेहतर हो सकती है, और उसी आपाधापी में या फिर उसी जोश में कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। अगर कुछ लोगों का एजेंडा है तो वो पता चल जाता है, और ये लोगों को भी पता चल जाता है कि इस पत्रकार का ये एजेंडा है, उसकी पत्रकारिता से पता चल जाता है, और लोग उस पर उतना विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ये बात जब चैनल किसी चीज को दिखाना शुरू करता है और चैनल का अगर कोई एजेंडा हो जाता है तो उससे ज्यादा दिक्कतें होती है बनिस्बत इसके कि किसी एक पत्रकार का कोई एजेंडा। जी, जी, बहुत धन्यवाद, आपको जाना है, आपने समय दिया। राहुल जी, फिर हम लोग जुड़ेंगे, मिलेंगे। दिनेश जी, दिनेश गौतम जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी, बहुत अच्छे से सुन पा रहा हूँ। जी, नमस्कार, कहिए। मैं राहुल जी की बात को आगे बढ़ाते, क्योंकि आपका एक लंबा समय टेलीविज़न का रहा है। आप खबरों के आगे, खबरों के पीछे, न्यूज़ रूम में एक रिपोर्टिंग में भी रहे हैं, न्यूज़ रूम में पीछे भी काम किया है, एंकरिंग भी की है, और साथ में आजकल आप मैनेजमेंट से भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। तो मैं राहुल जी वाले सवाल पे आपको आता हूँ। जैसे राहुल जी ने कहा कि कई बार टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें बहुत जल्दबाजी होती है और कई बार उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, फैक्ट चेक नहीं हो पाता है, तथ्यों की त्रुटियाँ हो जाती है। क्या यही वजह होता है एक फेक न्यूज़ का, गलती बस भूल बस हो जाता है, या इसके पीछे चैनलों का अपना एजेंडा होता है, पत्रकारों का अपना एजेंडा होता है, कोई वैचारिक कारण भी होता है, क्या आपको लगता है? इसके पीछे बहुत सारी वजहें मुझको लगती हैं। एक तो हमारा स्वभाव, हम आदतन चाँद में परियां रहती हैं, हमको बचपन से ये बातें अच्छी लगती हैं, जो वस्तुतः होती नहीं हैं। और उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तब भी हमारी ये आदत जाती नहीं है। इसीलिए गणेश जी दूध पीते हैं तो पीने लगते हैं। बेशक उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन ये जंगल की आग की तरह लोगों में फैलता है और ये फैलता चला जाता है। फिर अगर आप इसको सोशल मीडिया तक महदूद रखते हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने ही ये बताया कि नोटों में चिप लगा है और कैसे उसको इनकम टैक्स जो ऑफिशियल्स हैं वो ट्रैक कर सकते हैं। अब इसमें सब जगह अलग-अलग वजूहात हैं। कोई भी क्रेडिबल चैनल, कोई भी मेन स्ट्रीम चैनल अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ जानबूझकर खिलवाड़ नहीं करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, खबरों के लपकने में और जल्दी से पेश कर देने की होड़ में ये होता है कि कोई अधपकी या पूरी तरह से जो कन्फर्म्ड नहीं है वो खबर देने के चक्कर में ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जानबूझकर कोई, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई चैनल या कोई मेन स्ट्रीम मीडियम करेगा, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी को इससे डेंट लगता है और आने वाले बहुत दिनों तक इसको लेकर उसे कोसा जाता है, और जब कभी वो अपनी क्रेडिबिलिटी का हवाला देता है तो काउंटर में ये दिखा दिया जाता है कि तब आपने ये क्या किया था। लेकिन 2 बातें जो मैं कह रहा हूँ कि एक तो हम इस पे बहुत जल्दी यकीन कर लेने वाला हमारा स्वभाव है। अभी जैसे मैं ये देख रहा था कि जब कोरोना शुरू हुआ, तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ये डाला कि शिव पुराण में ये लिखा हुआ था, बहुत पहले ही लिख दिया गया था कि कोरोना आएगा और चीन से वो निकलेगा और ये वायरस आएगा और अगर आप ये मंत्र का जाप करेंगे तो उसके बाद ये नहीं होगा। और मुझे बड़ी हैरानी हुई जब एक बुजुर्ग रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि बेटा देखना, शिव पुराण में ये है और तुम इसका पाठ ज़रूर करना। मुझे लगा यार ये आईएएस ऑफिसर रहे हैं, ये कैसे ये बात कर सकते हैं? और उसमें बाद में पाया गया कि वो किसी ने फ़ोर्ज किया था, इतनी बढ़िया तरीके से फ़ोर्ज किया था कि लोगों को ये लग रहा था कि ये हो सकता है हमारे मनीषियों ने बड़ा पहले भाँप लिया हो, क्योंकि हम इस तरह की हम जो सोचते हैं और जो देखना चाहते हैं, अमूमन जब हमको वो सामने परोसा हुआ मिलता है, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, हम उस पे भरोसा करने की हमारी जनरली टेंडेंसी होती है। और इसका फ़ायदा कॉर्पोरेट्स भी उठाते हैं, इंडिविजुअल्स भी उठाते हैं, सरकारें भी उठाती हैं। ब्रेक्ज़िट जैसा मामला होता है, अमेरिका में चुनाव होते हैं, तब इसका फ़ायदा लिया जाता है। कई बार जो लोग हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, वहाँ से ये चलाया जाता है। यही विकास दुबे वाले मामले में हुआ, जिसमें आरएसएस नंबर प्लेट पे लिखा हुआ मिल गया तो वो लेकर उड़ गए। कितने सारे लोग हैं, कसाब भी तो हाथ में कलावा बाँध के आया था ना, और उसका भी मकसद यही था कि ध्यान कहीं और जाए। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कहीं नंबर प्लेट पर कुछ और लिखा हुआ है, तो उसको कौवा कान लेके जैसे ही उड़ता है, तो लोग कान में हाथ लगाने के बजाय कौवे के पीछे भाग देते हैं। ये मेंटालिटी है हमारे देश की। तो ये हम एक तो ससेप्टिबल हैं, प्रोन हैं, हम पहले ही वल्नरेबल हैं, हमने खुद को ऐसा बनाया है। और दूसरे उसका फ़ायदा ये तमाम मीडियम उठा रहे हैं। 30 करोड़ के आसपास इंटरनेट यूज़र्स, उसमें से ज़्यादातर 20 करोड़ के आसपास व्हाट्सएप, 15 करोड़ के आसपास आपका फेसबुक और करीब 3 करोड़ के आसपास ट्विटर। तो ये जो है, ये लोग जानते हैं कि इसका पावर बहुत है और इसमें एक छोटी-सी चीज़ डाल देने के बाद वेरीफ़ाई होने की उसकी गुंजाइश कम होती है। जब तक वेरीफ़ाई होता है, तब तक वो अपना असर कर चुका होता है। इसलिए
इसका फायदा भी जो निहित स्वार्थ वाली बातों को अपना पावर बनाकर आगे चलने वाले लोग हैं, वो कॉर्पोरेट्स हो, नेता हो, सरकारें हो, वो इसका इस्तेमाल करते हैं और इससे बचे जाने की जरूरत है। हमारे साथ मीनाक्षी सेरोंजी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ टीवी पत्रकार हैं, सहारा में और न्यूज वर्ल्ड जैसे चैनलों में काम कर चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आता हूं, आपकी टिप्पणी लूंगा, लेकिन दिनेश जी कई बार ऐसा भी होता है, मैं देखता हूं कि फैक्ट चेक के नाम पे पहले बहुत सारे कुछ चैनल फेक न्यूज चलाएंगे, मेरे ख्याल से चंद्रप्रकाश जी मेरी बात से सहमत होंगे, और शाम को 2 दिन बाद वो फैक्ट चेक में अपनी ही खबरों का खंडन करते हैं। दिन भर वही खबरें चलती हैं और फिर इसके बाद वो दिखाते हैं कि नहीं ये तो जो है फर्जी खबरें थी। तो खैर, मैं चंद्रप्रकाश जी आपके पास आता हूं। पहले मैं मनोज जी के पास आऊंगा। मनोज वर्मा जी, जैसे कि अभी बात की है अपने दिनेश जी ने और कुछ बातें रखी हैं, आपने एनयूजे की तरफ से फर्जी खबरों पे एक रिपोर्ट जारी की है अभी, तो हम लोग उस फर्जी खबरों के बारे में जानना चाहेंगे और इसके बाद फिर हम आपसे और बात करते हैं। उस रिपोर्ट में क्या है और थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, करीब महीना भर पहले ये रिपोर्ट हम लोगों ने तैयार की थी और जब से कोरोना का संकट देश में शुरू हुआ, मार्च से लेकर अप्रैल मई के बीच हमने एक सर्वे किया अपनी तमाम राज्य इकाइयों के साथ मिलकर, और जो तथ्य उभर के सामने इस रिपोर्ट में आए वो इस चीज को साबित करते हैं कि देश में फेक न्यूज के जरिए इस महामारी के दौरान भी लोगों ने अपना खेल खेलने का, इंसानियत के साथ, मानवता के साथ जिस तरह का खेल खेला, मैं कहूंगा फेक खबरों के नाम पर महापाप किया है समाज के साथ, मानवता के साथ। मैं अनिल जी आपको बताना चाहता हूं, करीब 3000 डोमेन रजिस्टर किए गए भारत में कोरोना के नाम से। ये डोमेन अपनी वेबसाइट शुरू करने के लिए जरूरी होता है और 3000 ऐसे वेबसाइट कोरोना के नाम पर ही उनके आगे पीछे कुछ और नाम जोड़ के रजिस्टर किए गए, उसके नाम से तमाम तरह की फेक न्यूज देश में चलाई गई। मनोज जी, कोरोना के नाम से या कोरोना काल में? कोरोना के नाम से ही। कोरोना का नाम मुख्य रूप से था, यही चौंकाने वाली बात है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डोमेन कैसे लिए जाते हैं, यहाँ पर सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबको मालूम है, क्योंकि देश में इस प्रकार की कोई नियमावली नहीं है कि इन डोमेन को लेने पर हम कोई रोक टोक कर सकें। ये कहां से मिलते हैं, विदेश की कौन सी एजेंसी है, कौन सी संस्था है, वो ये सब देने का काम करती हैं। ये सर्वर कहीं और है, डोमेन कहीं और से मिलता है, और कंटेंट का काम यहाँ पर जो फेक न्यूज का कारोबार करते हैं वो अपना गेम खेलते हैं। इसलिए एक सबसे बड़ा फैक्ट जो भर के आया था वो ये 3000 लगभग, ये मैं महीने भर पहले का बता रहा हूं आपको, हो सकता है और बढ़ गई हो। तो ये कौन लोग कर रहे थे? इसमें दवा का कारोबार करने वाले लोग भी थे जो खबरों के न्यूज के नाम पर खेल खेल रहे थे अपना। इसमें पत्रकार भी शामिल थे जो फेक न्यूज बनाकर एक तरह से सरकार को, समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह के लोग भी थे। इसलिए भारत सरकार ने अपनी फैक्ट न्यूज जो उनकी पीआईबी के जरिए उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया कि भाई असलियत खबर ये है, जो फेक न्यूज के रूप में बताई जा रही है वो ये नहीं है। बाकायदा भारत सरकार ने पीआईबी के जरिए एक अभियान शुरू इस मामले में किया। तमाम जो मुख्य धारा के अखबार हैं, टीवी चैनल हैं, उन्होंने भी तमाम तरह के तथ्य सामने रखे। लेकिन अनिल जी, सोशल मीडिया, मैं खास तौर से कहूंगा, मैं सोशल मीडिया का खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सोशल मीडिया में एक बड़ा वर्ग फेक न्यूज को फैलाने का काम कर रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर में जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें ये बात उभर कर आई है। जब आप 25 शब्दों के आधार पर, 20 शब्दों के आधार पर किसी ने कोई एक सवाल उछाला और रात की डिबेट उस पर तय होगी बिना किसी तथ्य के, बिना किसी फैक्ट के, तो फेक न्यूज तो फैलेगी ही। चिंता का विषय ये है, पहले हम लोग शोध करते थे, खबरों पर तथ्यों को जुटाते थे, लेकिन अब बिना तथ्यों के, बिना किसी अनुसंधान के, सिर्फ 20 शब्दों के आधार पर एक कोई नेता ट्वीट करता है, उसके आधार पर रात की डिबेट तय हो जाती है। ये गंभीर सवाल है। इसी प्रकार कोरोना की महामारी में भी ये सारा खेल खेला गया। तो ये सारी बातें उभर के जो सामने आई वो एनयूजे की रिपोर्ट में आई थी। मनोज जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, मुझे याद है कि दिल्ली पत्रकार संघ और एनयूजे ने जब धारा 370 लागू, जम्मू कश्मीर जब हटाया गया वहां से,
और इसके बाद वहाँ पे एक नैरेटिव सेट हुआ कि किस तरह से मीडिया को दबाया जा रहा है और तमाम तरह की बातें दिल्ली में चल रही थी। उस समय भी आप लोगों ने एक रिपोर्ट जारी की थी और उसमें ये पता चला कि बहुत सारे जो दिल्ली में जो बैठे लोग थे, जो मीडिया हाउसेस जो बातें कर रहे थे, ऐसा कुछ कश्मीर में नहीं था। खैर, मैं उस पे हम चर्चा करेंगे आगे। निनाद जी, मैं आपके पास आता हूँ, इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या विदेशी ताकतें, क्या विदेशियों का हित भी रहता है फेक न्यूज में? उससे पहले मैं चंद्रप्रकाश जी से बात करूंगा। चंद्रप्रकाश जी, हमारी आपकी लंबी बात वैसे भी बड़ी लंबी होती रहती है फेक न्यूज पे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये खबरों का, झूठी खबरों का जो कारोबार है, उस कारोबार का आर्थिक पहलू क्या है? देखिए, सारा ये पूरा मामला जो है आर्थिक और वैचारिक दो खंभों पे खड़ा है, ये फेक न्यूज का। उससे पहले मैं अपनी बात आपके सवाल का जवाब दूं, उससे पहले मैं एक चीज जो चर्चा चल रही है उससे जुड़ी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग अक्सर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे एक आम लोग है, वो आम जनता है, वो जैसे पहले पान की दुकान पे खड़े होकर बात करते थे, वही लोग हैं जो अब फेसबुक और ट्विटर पे हैं। हम मेन स्ट्रीम मीडिया के जब पत्रकार लोग हम बात करते हैं तो हम सारा दोषारोपण कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं ट्विटर हैंडल फेसबुक वालों और इन पे की, वो लोग फेस कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए उन्होंने कुछ गलत पोस्ट लिखा, कुछ गलत बातें कही, लेकिन वो इंडिविजुअल है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर उनके खिलाफ एक पुलिस वाला एक थाने में भी चला जाए, थाने में केस भी दर्ज हो जाए, तो उनके पास कोई तंत्र खुद को बचाने का नहीं होता है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया प्रायोजित तरीके से सोची समझी पूरी रणनीति बनाकर पिछले कुछ सालों में, कम से कम ये प्रवृत्ति 5-6 सालों में ज्यादा बढ़ी है कि फेक न्यूज पूरी योजना बनाकर फैलाए जाते हैं, उनको लोगों में जमाया जाता है। अब उसको शुरुआत करने के लिए आप सोशल मीडिया यूज कर लीजिए, सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया में लाइए या मेन स्ट्रीम मीडिया से सोशल मीडिया में ले जाइए, ये आपकी स्ट्रेटजी की बात है। इसमें मीडियम को हम जवाबदेह और जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके पीछे जवाबदेह कोई अगर है तो वो हमारे मेन स्ट्रीम के पत्रकार हैं, और ये पत्रकार कोई अनाम पत्रकार, फेसलेस लोग नहीं है, ये बड़े बड़े नाम हैं, ये बड़े बड़े ग्रुप्स में काम करने वाले संपादक जैसे पत्रकार हैं जो ट्विटर पे अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हैं। वो ट्वीट कर देते हैं कि ये बीएचयू में जो, अरे ये बनारस में मोदी जी का जो रैली जा रही है, उसमें बीएचयू के वाइस चांसलर जा रहे हैं। वो बीएचयू में धरना, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए धरना कर रहे छात्रों को कलंक कह देते हैं। तो ये लोग ये संपादक हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, और ये फेक न्यूज भी फैलाते हैं, फेक नैरेटिव्स भी बनाते हैं। जिम्मेदारी और जवाबदेही हमें उनके बारे में करनी चाहिए, ना कि फेसबुक पे, ट्विटर अकाउंट पे खोल के बैठा हुआ कोई एक आम व्यक्ति। चलिए वो झूठ पर फैलाएगा, उसका बहुत इन्फ्लुएंस नहीं होगा 1000, 2000, 500 लोगों तक, लेकिन जो लोग मास इन्फ्लुएंसर है, जो लोग झूठ फैलाते हैं, उन पे जवाबदेही आनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था, जो आपने एक शुरुआत की थी कि फेक न्यूज मीडिया फैलाती है, फिर उसके बाद पहली बात तो मीडिया में फैक्ट चेक का कोई धंधा नहीं होना चाहिए। फैक्ट चेक क्या होती है? आपको फैक्ट चेक करके ही जो जाती है वो खबर है। लेकिन इसी मीडिया ने एक अपना साइड में फैक्ट चेक का भी धंधा खोला। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ऋषि कपूर का एक वीडियो वायरल हुआ, ऋषि कपूर जी मरने से पहले देखिए गाना गा रहा है, पूरे दिन सारे चैनलों ने ऋषि कपूर के नाम पर वो वीडियो चलाया, और शाम को तो बेशर्मी के साथ उन्हीं चैनलों ने उसको फैक्ट चेक कर दिया कि देखो जी हम फैक्ट चेक कर रहे हैं और ये गलत खबर है। और जो आप देखिए उन लोगों की जो बेचारे शेयर कर रहे हैं, जिनके पास कोई जरिया नहीं है पता करने का। सेम इसी तरीके से फैक्ट चेक की एक वेबसाइट है ऑल्ट न्यूज। ऑल्ट न्यूज ने कहा कि जानिया के वो पत्थर नहीं, उनके हाथ में पर्स है। ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से फैक्ट चेक के नाम पर झूठ फैला रहे हैं, फैक्ट चेक के नाम पर गलतफहमियां फैला रहे हैं? आपका सवाल था कारोबार का, तो मेरा पक्का मानना है कि इसके पीछे कारोबार है। जैसा राहुल जी ने कहा कि कोई नहीं चाहेगा अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगाना, ये बात सही बात है कि कोई नहीं चाहेगा, लेकिन आप लोग चाहते हैं क्योंकि उसका कारोबारी पक्ष बहुत बड़ा हो गया है। मतलब जो झूठ खबरें हैं, जो गलत नैरेटिव, उसका एक पूरा एक बिजनेस मॉडल हो गया। इसको मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। जैसा कि मनोज जी ने अभी उससे बताया कि कोरोना के समय बहुत सारी वेबसाइट्स खड़ी हो गई, कोरोना को ढूंढने का काम शुरू हो गया। तो उसी समय अभी 20 मेरे ख्याल से मार्च की समय बात है, बहुत ज्यादा लोग कोरोना के बारे में नहीं जानते थे। तभी रवीश जी एक अमेरिका के एक लैब असिस्टेंट को लेकर बैठे और बताया कि वो फराज जैदी जो है इलाहाबाद का रहने वाला अमेरिका में वैज्ञानिक है, और उन्होंने ये दिखाया, उसने बताया कि वो फराज जैदी जो है वो कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रहा है।
और वो ढूंढ चुका है, करीब हो चुका है। तो मुझे लगा कि ये हो सकता है कि ये मतलब उन्होंने गलतफहमी से, कम समझ से उन्होंने ऐसा किया होगा। ये खबर समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी जल्दी वैक्सीन बनती नहीं है। हम रामदेव को आज दोषी ठहरा रहे हैं, उन्होंने तो अब से 3 महीने पहले ये बुरा धंधा किया था वैक्सीन के नाम पर। तो उन्होंने उस वक्त इसको इंटरव्यू चलाया और उस आदमी को उन्होंने दिखाया। ये एक फेक न्यूज इसलिए थी क्योंकि आप वैक्सीन के नाम पर एक गलतफहमी फैला रहे थे, और फेक न्यूज जो थी वो किसी लैब की थी, उस लैब की वो स्पॉन्सर्ड न्यूज थी। या कुछ कनेक्शन टूट गया क्या? जी नहीं, आवाज आ रही है आपकी जी। तो वो उसको उन्होंने इस्तेमाल किया उस वक्त, और वो एक पेड न्यूज भी थी और एक फेक न्यूज भी थी। फेक न्यूज ऐसी थी कि वैक्सीन आ गई है, बताने वाली है, और पेड न्यूज ऐसी थी कि उस लैब से पैसे, उस लैब ने बहुत सारे मीडिया समूहों में इस खबर को अपने छपवाया था ताकि उनको फंडिंग मिले। तो इस तरीके से मीडिया काम कर रहा है, और हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे पहले बात करनी चाहिए, बाद में हमें ट्विटर, फेसबुक और छोटे छोटे पोर्टल चला रहे गरीबों के बारे में, उनकी भी गलती होगी, हम उनको खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के ये जो हमारे बड़े बड़े सूरमा बैठे हैं, उनकी जवाबदेही पहले होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो सही खबरें लोगों तक पहुंचाए। निनाद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, और जैसा कि निकल के बातें आ रही हैं कि एक कारोबार भी है, अपने इंटरेस्ट भी है, तो चूंकि आप विदेशी मामलों के जानकार हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं, लंबे समय तक आप डिफेंस की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, अभी विदेशी अखबारों के लिख रहे हैं, तो मैं गलवान वाली घटना के बारे में संदर्भ में आपसे जानना चाहूंगा। उस समय देखा गया कि बहुत सारी फेक खबरें जो है वो सोशल मीडिया पे, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में आई। ग्लोबल टाइम की खबरों को जो है वो यहाँ का जो मीडिया है वो वहाँ की खबरों को कोट कर रहा है, उनकी जानकारियों को, और तमाम जो दूसरे अननोन जो ट्विटर पे चीजें चल रही थी उनकी चीजों को आपको कोट कर रहे हैं, न कि सेना की बात कर रहे हैं, न तो सरकार की बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में जाऊंगा कि क्या इस तरह की चीजें विदेशी ताकतें अपने हित के लिए भी इस्तेमाल करती हैं, मीडिया को मैनिपुलेट करती हैं, मैनेज करती हैं अपने लोगों को, जैसा हमने सुना कि बहुत सारे लोगों को वो विदेश टूर पे ले जाते हैं, घुमाते हैं, क्या इसके पीछे भी कुछ तरह का एजेंडा रहता है क्या? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। पहली बात ये है कि एक फर्जी कैफे चल रहा है, हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो फर्जी कैफे चल रहा है, देयर इज अ फर्जी कैफे आउट देयर, और उसमें जो फेक न्यूज है वो एंड प्रोडक्ट है। फेक न्यूज के एंड प्रोडक्ट के पहले एक इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए एक एजेंडा है, और ये एजेंडा बड़ा साफ है। देखिए, ये एजेंडा पिछले 10 साल से जो आया है, ये एजेंडा है कि भाई मोदी को गाली दो, हमें मैंडेट को किस तरह शॉर्ट सर्किट करना है वो कर रहा है फेक न्यूज की तरह। लेट अस शॉर्ट सर्किट द मैंडेट, क्योंकि जीत तो सकते नहीं है, तो अब एक इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम, और इसमें फॉरेन हैंड भी है। जॉर्ज सोरोस ने तो डिक्लेयर किया है $1 बिलियन कई देशों में जॉर्ज सोरोस ने दिया है इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, और इस इकोसिस्टम में एक द यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जो, जैसे मैंने कहा, मैंडेट को और मोदी को गाली देके शॉर्ट सर्किट करना चाहते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी 3-4 साल से जर्नलिज्म सर्वेज आ रहे हैं, प्यू रिसर्च का सर्वे आया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आया था, कि जिसकी जो विचारधारा है वो वही देखता है। एक जमाना था जब टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑन द अदर हैंड, अगर आप एडिट पेज पढ़ेंगे तो ऑन द अदर हैंड बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। आजकल ऑन द अदर हैंड की जगह नहीं रहेगी। अगर मैं राइट विंग हूं, अगर मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, तो मैं हिंदू नेशनलिस्ट प्रोडक्ट्स ही देखूंगा, फिर मैं शायद एनडीटीवी देखूंगा ही नहीं। तो कहने का मतलब यह कि फेक न्यूज की इफेक्टिवनेस कम इसलिए हुई है कि एजेंडाज हार्डन हुए हैं, पोजीशंस हार्डन हुई है। तो अब ऑन द अदर हैंड की जगह श्रिंक होती जा रही है जर्नलिज्म में, और यहां पे मेरे को लगता है कि हमने कंज्यूमर को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए। इंडिया में करीब, मैं कहूंगा, कम से कम 600 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी जिनकी ना अंडरस्टैंडिंग है, ना एजुकेशन है, ना उनको इंटरेस्ट है बियॉन्ड देयर ओन वर्ल्ड। इसीलिए टिकटॉक बड़ा इंटरेस्टिंग था। टिकटॉक वाज एक तरह से अनवॉश्ड मासेस के लिए और कुछ करने को ही नहीं था, इसमें ना इंटेलेक्चुअल चाहिए, ना कोई टैलेंट हो, तो नाचना आता हो तो चलता था। तो उसी तरह के ऑडियंस को जब आप एड्रेस करते हैं, और यहाँ टीवी वाले लोग बैठे हैं, तो एक सर्टेन
प्री कंडीशनिंग है कि आपका जो ऑडियंस है वो ना इंटेलिजेंट है ना क्यूरियस है, तो उसमें आपको ये करना ही पड़ेगा कि यू पेंडर टू योर ऑडियंस, आप ऑडियंस को जो उसे चाहिए वो दें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देंगे तो आप इस खेल में ज्यादा देर तक रह नहीं सकते अनलेस यू आर पब्लिक ब्रॉडकास्टर। पब्लिक ब्रॉडकास्टर अगर आप हैं तो आपका एजेंडा अलग है, आपकी रेमिट अलग है, आपको काम अलग करना है। तो मुझको लगता है एक और बात यहां कहने की जरूरी है कि डीप फेक, अब ऐसी टेक्नोलॉजीज आई है कि अगर आप मेरे को 1 घंटा दे देंगे तो मैं आप ही का एक वीडियो इसी में से निकाल के ऐसा कहूंगा जो आप कह रहे हो उसका उल्टा, और आप उसको बड़ी मुश्किल से ओबामा के साथ बड़ी फेमसली हुआ था ये अभी थोड़े दिनों पहले। तो टेक्नोलॉजी एक तरफ से बढ़ रही है, दूसरी तरफ से विचारधारा अपना काम कर रही है कि राइट विंग वाला, जैसे मैंने कहा राइट विंग अखबार ही पढ़ता है, तो वो ऑन द अदर हैंड हट गया। और तीसरा, अनफॉर्चुनेटली भारत का जो नागरिक है वो क्यूरियस नहीं है, ना उसको पढ़ाई करनी है, उसको आप जो दोगे वो खा लेगा, वो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर लेगा। तो यहाँ पे ये सब कंस्ट्रेंट एक साथ आते हैं। एंड में सबसे पहले और सबसे बड़ी बात इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम है जो मैंने कहा मोदी हेटिंग इकोसिस्टम व्हिच वांट्स टू शॉर्ट सर्किट द मैंडेट, और ये इकोसिस्टम ही फेक न्यूज का सबसे बड़ा कारण है। जी, एक चीज आपने निकल गया कि जो इकोसिस्टम है, ये मोदी विरोध का इकोसिस्टम, इसे हम कह सकते हैं कि जो वैचारिक विरोधी लोग हैं। मैं दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगा। एक समय लगभग नहीं, वैचारिक नहीं है, वैचारिक नहीं है, ये एक आदमी के अगेंस्ट है। वैचारिक होता तो सोफिस्टिकेटेड होता, ये सोफिस्टिकेटेड नहीं है, कोई वैचारिक नहीं है इसमें। एक फैमिली को बचाना है और एक आदमी का। वैचारिक बड़ी सोफिस्टिकेटेड बात होती है, वैचारिक इज समथिंग टू बी रिस्पेक्टेड, आई रिस्पेक्ट वैचारिक डिफरेंसेस। ये वैचारिक नहीं है, ये मोदी के अगेंस्ट एक इकोसिस्टम, एक बंदे के अगेंस्ट, और ये तब से है जब से वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर। ये वैचारिक नहीं है। दिनेश जी, इस पे क्या कहना है? क्या ये एक व्यक्ति के अगेंस्ट ये इतना नफरत है, कह सकते हैं कि आप जो पत्रकार हैं जिनको कहा जाता है कि विचार अपनी जगह है और खबरें और तथ्य अपनी जगह हैं, लेकिन एक व्यक्ति के विरोध में इस हद तक जाएं कि जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, उनको आप दरकिनार कर दें, और जो फैक्ट नहीं है उनको फैक्ट बना के, उनको भाषा का मुलम्मा पहना के, या हम कहें कि खबरों की ऐसी पैकेजिंग करके फेक न्यूज बना के प्रसारित प्रचारित करना। क्या आपको लगता है कि जो निनाद जी कह रहे हैं उससे, उस बात से सहमत हैं आप? बहुत हद तक सहमत हूँ। ये बात ठीक है कि एक वो इकोसिस्टम है जो प्रधानमंत्री के वहाँ होने की वजह से वो रिसीविंग एंड पर है, और जिस तरीके से वो पहले फलता फूलता रहा है उसको स्पेस नहीं मिल रहा है। सीधे सीधे हमला बोला नहीं जा सकता, गुंजाइश दिखाई नहीं देती है, तो फिर एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। अब हकीकत ये भी है, जैसे मेरे को ही कई बार जब मैं कुछ एक शोज़ को लेकर लोगों का रिएक्शन देखता हूँ, कई लोग लिखते हैं कि आप तो सरकार के प्रवक्ताओं से जिस तरीके से सवाल करते हैं, ऐसा लगता है कि आप उनको स्पेयर कर रहे हैं, और आप कई बार विपक्ष के लोगों पे से सवाल कर रहे होते हैं, जबकि सवाल करना तो आपको सरकार से चाहिए। मेरा मानना ये है कि जब इतने लंबे वक्त तक कोई एक पार्टी सत्ता में रही हो, तो उससे आज भी सवाल बनते हैं, और सवाल केवल सत्ता के लिए होते हैं ऐसा नहीं है। सवाल होते हैं विपक्ष के लोगों से भी पूछने के लिए कि आप जिम्मेदारी के साथ विपक्ष की भूमिका का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं। समाज से भी होते हैं कि समाज जो है आगे सामने की तरफ विकास चाह रहा है, उस तरफ दौड़ना चाह रहा है, लेकिन अपनी कुछ एक चीजें अपने साथ लेकर चल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दौड़ सामने की तरफ रहा है, देख पीछे की तरफ रहा है और गिर जाएगा। एक इंडिविजुअल से भी सवाल होता है कि आप देश और तमाम बातें करते हैं, लेकिन आप अपनी भूमिका क्या निभा रहे हैं, छोटी या बड़ी, राष्ट्र निर्माण के लिए। तो ये कहा जाना कि आपको सिर्फ सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, सत्ता से सवाल अभी आपको असहज, आपसे अगर विपक्ष होने के नाते ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश आप क्यों कर रहे हैं जो असल में अपना वजूद नहीं रखता, जो फोर्स्ड है, लेकिन आपके साथ खड़े हुए लोग, और ये बात बिल्कुल सही है कि आप जैसा देखना चाहते हैं वैसी आपको चीज दिखाई देती है। वो नैरेटिव जो गढ़ा जाता है, तो वो लोग जो समझते हैं कि असल में इसकी हकीकत क्या है, उनको समझ में आता है, लेकिन जो लोग ये देखना चाहते हैं कि नैरेटिव ऐसा होना चाहिए, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ये सच्चा नैरेटिव है या गढ़ा हुआ नैरेटिव है। तो ये बात सच है कि फेक न्यूज कई तरह से काम करती है। फेक न्यूज एक तो इस बात से काम करती है कि हमारी अपनी टेंडेंसी क्या है, चटपटा चटखारे वाला,
बहुत जल्दी से हम आसानी से भरोसा कर लेते हैं। एक तो ये हमारी टेंडेंसी है, गाँव में लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं, बाहर लोग थोड़ा बहुत परख लेते हैं, देख लेते हैं। दूसरा ये है कि अब ये जो है हर किसी के हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है, जो कई बार किसी के हाथ में उस तरह का काम भी कर सकता है। उससे बड़ा बच के रहने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, लेकिन इसको किस हद तक टेम किया जा सकता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ज़माने में, वो भी एक मसला है। और तीसरी बात ये जो ये कहा जा रहा है कि एक इकोसिस्टम है, जो इससे बेनिफिट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि होता है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसको काउंटर करने के लिए कई बार वो लोग जो ये समझते हैं कि एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है, वो इसको काउंटर करने के लिए इसी तरह के इकोसिस्टम से काउंटर करने की कोशिश करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये भी नहीं होना चाहिए। और आपको इसमें एक डिफरेंस ये दिखाना चाहिए कि आप इसमें यू कैन स्टूप डाउन टू दिस लेवल बट वी विल नॉट। जी, हमारे साथ देख रहा हूँ फेसबुक लाइव पे बहुत सारे पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनकी टिप्पणी आ रही है। सुशील भारती जी, विभा सिंह, नीलम राठी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, चंद्रप्रकाश दवे हैं, अतुल गंगवार जी हैं, फिल्म मेकर हैं और अपने भारत सरकार के जूरी मेंबर भी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साथियों के अपनी बहुत सारी राय आ रही है। मैं मीनाक्षी आपके पास आना चाहूंगा, आपकी कोई टिप्पणी, आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं या अपनी कोई राय रखना चाहती हैं? आपने चर्चा सुनी हमारी? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल और बहुत सार्थक ये चर्चा है। मैं सबको बधाई भी देना चाहूँगी इसके लिए और देखिए झूठ के तो पाँव नहीं होते, तो वैसा ही है फेक न्यूज़ के साथ भी, जैसे झूठ के पाँव नहीं होते लेकिन वो बहुत तेज़ी से प्रसारित होता है। फेक न्यूज़ के साथ भी वैसा ही है, प्रसारित वैसे ही होता है। अभी जैसे दिनेश ने ज़िक्र किया कि चाँद में हम परियों की कहानी सुनते थे, अभी कुछ दिन पहले हमने सुना कि आज तो चाँद उल्टा निकला है। अब ये हम सब जानते हैं कि चाँद उल्टा तो कभी नहीं निकल सकता है, लेकिन फिर भी माना लोगों ने कि चाँद उल्टा निकला है, ये कहा गया कि उल्टे पाँव ही जाइए और जल आप अर्घ देकर उल्टे पाँव ही लौटिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें फैलती हैं और आइडियोलॉजी की भी बात हुई। देखिए आइडियोलॉजी हम किसी को गलत या ठीक नहीं कह सकते, हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी है, जो जिसको फॉलो करता है उस हिसाब से वो एक ट्रेंड सेट कई बारी हो जाता है। लेकिन अब स्थिति ये है कि बहुत ज़्यादा जब फेक न्यूज़ हो जाती है और जिसका ज़िक्र करें कि टीवी और सोशल मीडिया आपस में एक-दूसरे के पूरक भी हैं और टीवी कई बारी एक न्यूज़ को दिखाता है, फिर बाद में उसको फैक्ट चेक के आधार पर उसको खारिज भी करता है। तो ये देखिए पूरक तो है, जब तक चेक एंड बैलेंस कहीं पर नहीं होगा, तब तक हम इसी तरीके से देखेंगे और वो चेक एंड बैलेंस करेगा कौन? जब हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में तो हमारी जनता वैसी ही है, जो प्लेट में परोस कर मिल जाता है, उसको उसी तरीके से देखकर, चखकर और फिर आगे बढ़ जाती है। तो थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी सामाजिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर भी होनी होगी कि अगर कुछ चीज़ें गलत आ रही हैं, तो थोड़ा-सा तो विवेक जताइए। थोड़ा-सा सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या ये हो सकता है? क्योंकि ये जो फेक न्यूज़ है, ये केवल इतिहास को लेकर नहीं है, ये भूगोल को लेकर भी है, ये भविष्य को लेकर भी है और कोरोना काल में क्योंकि उस सब का ज़िक्र हो चुका है कि वैक्सीन कब आएगी या आ चुकी है, आप ये खा लीजिए तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, इस मंत्र का जाप कर लीजिए तो आपके आस-पास कोरोना फटकेगा नहीं, ये सब कुछ हुआ है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा हमें इंडिविजुअल लेवल पर भी एक जो फैक्ट चेक है, वो रखना चाहिए। उतना मुश्किल नहीं होता है जितना शायद हम मान के चलते हैं, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि ये तो फेसबुक पर आया या ये तो व्हाट्सएप पर आया तो ये ठीक ही होगा। हालाँकि अब थोड़ा-थोड़ा अवेयरनेस भी हुई है लोगों में कि हर जो जानकारी उनको सरलता से उपलब्ध हो रही है, वो ज़रूरी नहीं है कि ठीक ही है। तो इतनी भी अगर सजगता हम अपने माध्यम से पहुँचा दें तो वो बहुत होगा। नहीं मीनाक्षी जी, लेकिन कई बार जो है इस तरह के अफवाह, इस तरह के फेक न्यूज़ के चक्कर में लिंचिंग की बहुत सारी घटनाएँ आई हैं। बहुत सारे अभी आपने महाराष्ट्र में देखा, साधुओं की हत्या कर दी गई। त्रिपुरा में आपने देखा होगा बच्चा चोरों के नाम पे जो है वहाँ पे कई लोगों की हत्याएँ कर दी गई। देश में लगभग 22-23 लोगों की हत्या इस तरह से हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सेंसिटिव मामला, बहुत संवेदनशील मामला है और हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अफवाहों पे दंगे फैल रहे हैं। पूरा का पूरा जो है अभी फेक न्यूज़ की बात करूँगा मैं, चंद्रप्रकाश जी के पास आऊँगा। मैं खास करके दिल्ली दंगों के विशेष संदर्भ में आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया है। मैंने फेसबुक पे देखा, बहुत सारे आपने पोस्ट लिखे, बहुत सारे जो फर्जी खबरें चल रही थी उन पे आपने बहुत सारे लोगों को अवेयर किया। तो मैं दिल्ली दंगों के विशेष संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूँ कि जैसा कि एक मिला के आ रहा है कि एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ या एक विचारों को लेकर वैचारिक विरोध इतना है या इतना इस तरह से एक वैचारिक उन्माद की बात मैं कहूँगा
कि फर्जी खबरों को लेके या एक व्यक्ति को या एक विचारधारा को या एक सरकार को अस्थिर करने के लिए पूरी तरह से जो है फर्जी खबरों के जरिए अफवाह फैलाना, नैरेटिव सेट करना। खासकर दिल्ली दंगों के संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूंगा, कैसे फेक न्यूज का प्रसारण हुआ, किस तरह से वो दंगों को प्रभावित किया, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, दिल्ली दंगों का तो मामला अभी भी चल रहा है। दिल्ली दंगे भले ही खत्म हो गए, लेकिन दिल्ली दंगों की फेक न्यूज आज भी चल रही है। शफूरा जरगर वगैरह जो यहाँ फेक नैरेटिव का मामला है, वो फेक न्यूज नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि 25 तारीख को जब ये दंगे 24 को शुरू हुए थे, 25 तारीख के दिन प्रिंट में लिख दिया गया था कि वो प्रोग्राम है, ये एंटी मुस्लिम प्रोग्राम है, यहाँ पे मुस्लिमों का नरसंहार हो रहा है। प्रिंट जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है जिसको लोग, दोनों विचारधारा के लोग फॉलो करते हैं, दोनों विचारधारा के लोग उसमें लिखते हैं। उसने उसको पहले ही दिन एक धार्मिक रंग दे दिया। फिर उसके बाद BBC और जो इस तरीके के संस्थान हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल, आपने पूछा था विदेशी मीडिया का रोल के बारे में, वॉल स्ट्रीट उसने लिखा कि अंकित शर्मा की हत्या, बाकायदे एक इंटरनेशनल मैगजीन ने अपने उसमें लिखा कि अंकित शर्मा की हत्या जय श्री राम बोल के की गई। अब टाइम्स ऑफ इंडिया और भी तमाम जो ये संस्थान है, उनकी जो खबरें थी उसमें क्लियर कट वो बता रहे थे कि ये इस खबर, मारने वाला इस मजहब का है, मरने वाला इस मजहब का है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी मंशा पे सवाल उठते हैं। जो दंगों की रिपोर्टिंग की एक वेल डिफाइंड कोड एंड कंडक्ट बना हुआ है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इस मामले में ऐसा लगा था कि मीडिया पहले से तैयार बैठा हुआ है इसको एंटी मुस्लिम, मतलब मुसलमान पीड़ित हैं ये दिखाने के पहले से तैयार बैठा था। शब्द गढ़े गए थे, शब्द तैयार थे, प्रोग्राम लिख दिया उन्होंने पहले दिन। तो वो अच्छा, फिर इसमें भास्कर जो अखबार है उसमें मतलब वो फोटोग्राफ से कैसे एक फेक वो करते हैं कि आप दिखा रहे हो उस जगह जहाँ पे अभी 2 दिन पहले आपका एक कांस्टेबल मरा है, 2 दिन पहले एक वहाँ पे एक आपका पुलिस का ACP पीटा गया है, वहाँ पे विंडो से झांक कर 3 महिलाओं को दिखाया आपने, मुस्लिम महिलाएं, ताकि उनका धर्म या आइडेंटिफाई हो जाए और ये लगे कि वो पीड़ित है। तो इस तरीके से एक पूरा एक दिल्ली दंगों के दौरान बहुत गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग थी। उसको फेक न्यूज भी मान सकते हैं, फेक न्यूज का भी उसमें पुट था। और इसमें एक चीज मैंने देखा कि जिन मीडिया को ये कहा जाता है, मतलब कि मैं स्पेशली इसमें कुछ एक संस्थानों को मैं मेंशन करूंगा कि उन्होंने इस दौरान बहुत अच्छे से भी अपनी भूमिका निभाई, जिन्होंने एक एक चीजों को, एक एक जो मुद्दे थे सही जिम्मेदारी के साथ उनको बताया, रखा। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने पांचजन्य को देखा कि पांचजन्य जो है बहुत जिम्मेदारी के साथ इस चीज को, इसके बारे में जितनी फेक न्यूज हो रही थी वो बारी बारी उस चीज को वो खोल रहे थे कि देखिए ये गलत हुआ, ये नहीं करना चाहिए था। उनकी रिपोर्टिंग में हिंदू मुस्लिम का पुट नहीं है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है और आप अल्टीमेटली जो है उधर वो कर रहे हो। तो ये चीजें जो मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत तेजी से मिस कर रहा है, अपना कैरेक्टर लूज कर रहा है, और वो इस चीज को समझना होगा कि वो एक किसी मजहबी पर्चे की तरह बनता जा रहा है। वही जो व्यक्ति के लिए नफरत की बात कही जा रही है उसी के लिए। जी अच्छा, एक चीज और, अभी आपने चूंकि हिंदू मुस्लिम की बात की चंद्रप्रकाश जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। कई बार आपने जिक्र किया और कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसे मेन स्ट्रीम के बड़े अखबार हैं, वो लोग इस तरह से बात करेंगे कि अगर कोई एक धर्म संप्रदाय के व्यक्ति के खिलाफ कोई खबर होगी तो उसके जो कार्टून होंगे, जो फोटो होंगे, वो टीका लगाने वाला, चंदन लगाने, इस तरह से कुछ करेंगे। खबरों में जो हेर फेर है, एक तो फेक न्यूज हो गई, एक जो खबरों में मिलावट करते हैं, थोड़ा उसके संदर्भ में भी जरा थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये फेक न्यूज अब सिर्फ हम लोग अक्सर फेक न्यूज को बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैंने देखा कि फेक न्यूज का बहुत डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है। फेक न्यूज अब हर चीज में डाली जा रही है। जो चैनलों पे टिकर होता था, टिकर का कैरेक्टर होता था कि उसमें सिर्फ न्यूज होती थी, अब उसमें भी फेक न्यूज है। कार्टून जो होता था एक बहुत अच्छा मीडियम था, कम्युनिकेशन था प्रिंट मीडिया में। कार्टून को इतनी बुरी तरीके से प्रभावित किया गया कार्टूनिस्टों की अपनी पॉलिटिक्स में। ज्यादातर कार्टूनिस्ट जो है वो एक राजनीतिक विचारधारा में इसलिए चले गए क्योंकि वहां पे उनके प्रोफेशनल हिट्स बढ़ते हैं। तो वो उसमें, अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि एक कार्टून आया था कि दिल्ली का जो स्कूल जलाया गया, दिल्ली में जो जिस स्कूल में आग लगाया गया, उसमें एक बच्ची है अपने स्कूल में खड़ी होकर रो रही है और एक भगवा दुपट्टा गमछा ओढ़े हुए एक आदमी खड़ा है और कह रहा है कि तब तुम नहीं रो रही थी जब हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे।
तो वो ये उन्होंने एक कार्टून से ये दिखाया कि ये स्कूल जो है वो हिंदू आतंकवादियों ने जलाया। इसी तरीके से और कई कार्टून आए जिसमें ये फेक नैरेटिव, ये फेक, मतलब आप अगर कार्टूनिस्ट हो तो आपको न्यूज़ को कैरी करना है ना, न्यूज़ को आगे बढ़ाना है, उसको एक अलग आयाम देना है, लेकिन वो न्यूज़ अपने उस मीडियम का दुरुपयोग कर रहे हैं कार्टूनिस्ट। फोटोग्राफर का एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जैसे क्या हुआ कि भोपाल में दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी, फोटो छापी। फोटो में ये दिखाया कि एक गरीब लड़की जो है वो अनाज बीन रही है सड़क से, और ये बताया कि लॉकडाउन में वो भूखी मर रही थी कि वो अनाज जमीन से उठा के खाने को मजबूर है। जब सामाजिक संस्थाओं वाले लोग वहां गए और उन्होंने उस लड़की से पूछा तो नहीं था, उसने यहाँ पे अनाज बांटने आए थे तो वो अनाज थोड़ा गिर गया था तो बकरी को खिलाने के लिए जा रही थी। तो इस तरीके से एक फेक न्यूज का पूरा एक धंधा चल रहा है जिसमें हर पहलू, हर जो चाहे कार्टून हो, फोटो हो, विचार हो, शुद्ध समाचार हो, टिकर हो, मतलब सभी रूपों में फेक न्यूज जो है पंप किया जा रहा है और उस चीज को समझना होगा। जी, मैंने शायद आपकी एक पोस्ट पढ़ी हुई थी जिसमें आपने जिक्र किया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा अखबार जो है वो जब बात मौलवी की होती है, ठीक है, और फोटो वो किसी सन्यासी का कैरिकेचर बनाते हैं, उस संदर्भ में मैं पूछ रहा था, थोड़ा उसको और थोड़ा सा हमारे विस्तार से पाठकों को इस तरह का जो सांप्रदायिक घालमेल करते हैं वो लोग। बिल्कुल, ये आपका ही मजहब, आपकी सोच को बताता है कि आपके अंदर की एक धर्म को लेकर किस तरीके की घृणा भरी हुई है आपके न्यूज रूम के अंदर। कि आप तमिलनाडु में एक मदरसे में कुछ लोग पकड़े गए, वहाँ पे यौन शोषण हो रहा था बच्चों के साथ, उन्होंने मदरसा लिखा ही नहीं, यही टाइम्स ऑफ इंडिया, मदरसा के बजाय लिखा वेद पाठशाला। कौन सा मदरसा है जहाँ वेद पाठशाला वेद पढ़ाई जाती है? फिर अभी हाल में कोरोना में आपने देखा कि उसको मौलवी था और उसको इन्होंने लिख दिया तांत्रिक। क्या तांत्रिक जो है वो हिंदू धर्म की स्थापित एक प्रक्रिया है जिसके लिए विशेषज्ञ होते हैं। आप किसी भी झाड़ फूक वाले को तांत्रिक लिख देते हो। फोटो छापी एक तिलक त्रिपुंड लगाए हुआ एक आदमी जिसको कि वो कोरोना को फूक के और उस तरीके से इलाज कर रहा है। तो आप उस छोटी छोटी चीजों को, बहुत छोटे छोटे प्रतीकों को आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने पूरे उस घृणा जो आपके अंदर भरी हुई है उस घृणा को निकालने में, और ये मीडिया कर रहा है, मेनस्ट्रीम मीडिया अच्छे अच्छे संपादक कर रहे हैं। तो इसलिए भी इतना सरलीकरण हमें नहीं करना चाहिए कि हम सोशल मीडिया वाले छोटे छोटे 100 फॉलोअर और 200 फॉलोअर वालों को जिम्मेदार ठहरा दें और राजदीप सरदेसाई जैसे ऑफेंडर को छोड़ दें जो कि नियमित रूप से हर दूसरे दिन वो एक फेक न्यूज फैलाते हैं। जी निनाद जी, फिर मैं वापस आपके पास आता हूं और खास करके कश्मीर के संदर्भ में बात करूंगा। कश्मीर के संदर्भ में बहुत सारी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज जो है वो प्रसारित होती है, और कई बार तो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो पाकिस्तान के बनाए वीडियो होते हैं, जो पाकिस्तान के ट्विटर से कई बार वो पता लगा कि फर्जी ट्विटर होते हैं, वो पाकिस्तान से संचालित हैं और जगह से संचालित हैं, और उनकी खबरों को जो है वो आधार बना के यहाँ खबरें की जाती है। थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को, अपने पाठकों को ये विस्तार पूर्वक आप बताइए कि ये क्या है, किस तरह से जो है सेना को क्या बदनाम करने के लिए इस तरह की फर्जी खबरें प्रसारित की जाती हैं। थोड़ा देखिए, ये इसको अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। कश्मीर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत सटल तरीके से और काफी लंबे टाइम से हो रहा है, और इसके पीछे जो लोग हैं, कुछ काफी बड़े संपादक भी हैं जिन्होंने एक पोजीशन ले ली है कि भाई हमें भारत की अखंडता को अंडरमाइन करना है, उसको प्रश्न चिन्ह उस पर लगाने हैं, भारत की फौज को के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने हैं। सच बात यह है कि भारत की फौज पूरी दुनिया में एक प्रोफेशनल फौज, एक कॉलोनियल टाइम से प्रोफेशनल फौज के नाम से जानी जाती है। अब वहां पे अगर आप ऐसा करते हो, और जैसे कई एजेंसीज हैं वहां जो लोकल स्ट्रिंगर रखती है, लोकल सिंपथाइजर्स रखती हैं, जो दूसरी साइड के सिंपथाइजर्स होते हैं, और उनको फिर मेन स्ट्रीम किया जाता है। अब जैसे एजेंसीज हैं, एक दिलचस्प बात यह है कि अब पिछले अगर हम 10 साल में देखें तो क्योंकि खर्चा कम हो रहा है मीडिया में पैसा कम हो रहा है, गूगल जब से आया है, फेसबुक जब से आया है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला वीडियो फेसबुक पे देखता हूं तो उसका एड मनी हमारे पास नहीं जाएगा, फेसबुक पे जाएगा। तो जो पुराना जो रिलेशनशिप था कि एड मनी मिलता था, वो सब बंद हो रहा है। उससे एक बहुत खतरनाक चीज हो रही है जिसे मेरे ख्याल से कहना चाहिए, एक तरह से न्यूज डेजर्ट्स बन रहे हैं, रेगिस्तान बन रहे हैं खबरों के। कई जगहें हैं
जहां अब रिपोर्टर है ही नहीं। नेशनल अखबार भी अब किसी जमाने में 40 ब्यूरो होते थे, अब 12-13 ब्यूरो हैं। तो उससे क्या होता है कि कश्मीर में जैसे जो स्ट्रिंगर होता है वो पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, स्पेशली एजेंसी स्ट्रिंगर। अगर एजेंसी स्ट्रिंगर ने कुछ छाप दिया तो इतना टाइम भी नहीं है और इतना रिसोर्स भी नहीं है, इतने लोग भी नहीं है डेस्क पे, वो बिना देखे ही छाप देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन सब में एक अपॉर्चुनिटी, डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन्स, चाहे वो ISI का हो चाहे और किसी का हो, जिससे भारत की फौज को नुकसान पहुंचता है। एक बहुत फेमस टीवी एंकर है जिन्होंने एक बार लाइव टीवी पे लोकेशन बता दी थी हमारी फौज की, और 2-3 हमारे जवान भी उस कारण शहीद हो गए थे। तो ये एग्जांपल्स टूटे फूटे एग्जांपल नहीं है, इसके पीछे जैसे मैंने कहा एक एजेंडा है, भारत की अखंडता को थ्रेटन करने का एजेंडा है। फेक न्यूज में एक और चीज है जो हमने यहाँ पे बात नहीं करी, अगर आप मेरे को मौका दे तो मैं 2 मिनट लूं। स्टॉक प्राइसेस और फेक न्यूज का एक बहुत बड़ा कनेक्शन। स्टॉक प्राइसेस आर मूव्ड बाय फेक न्यूज, और कोरोना वायरस के दौरान कई ऐसी कंपनीज हैं जिनकी स्टॉक प्राइसेस इस अनाउंसमेंट से, अरे वो आ रहा है, टीका आ रहा है या दवा आ रही है, उससे प्रभावित हुई। और हम यहाँ हजारों करोड़ों की बात कर रहे हैं। अगर ये छप जाता है कि भाई दवाई एडवांस स्टेज में आ गई, चाहे वो आई हुई हो या नहीं आई हुई हो, तो अगले दिन स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये फेक न्यूज जो है एक बुफे है, इसमें अलग अलग आइटम्स हैं और इसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, पर सबसे ज्यादा जरूरत मेरे ख्याल से ये जो हेट्रेड आ गई है कि भाई हमें किसी भी तरह मोदी को क्वेश्चन करना है, किसी भी तरह उसे अंडरमाइन करना है, उसी में फौज आ जाती है। इट इज नॉट जस्ट एंटी इंडिया। तो वो ही एक मुझे तो बार बार वही एक कारण लग रहा है कि किसी तरह से मैंडेट को शॉर्ट सर्किट किया। जी दिनेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। इससे पहले मनोज जी से मेरा एक सवाल है। मनोज जी, जो अभी चर्चा निकल के आ रही है उसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि पूरा एक गैंग है पूरा इस तरह से, जो ये फर्जी खबरों को प्लांट करने वाला सोशल मीडिया में, मेन मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनके अपने वैचारिक और राजनीतिक हित हैं, जिसकी वजह से पूरा एक गैंग बना हुआ है और खबरों का जो है इस तरह से फर्जी खबरें जो है खूब करी और कराई जाती है। जी अनिल, जो अब तक मैंने चर्चा सुनी, चंद्र प्रकाश जी को सुना और दूसरे लोगों को सुना, उसके बाद मुझे एक चिंता ये हो रही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अगर इस तरह से कटघरे में खड़ा है और हम सब एक बड़े बड़े मीडिया घरानों से सब लोग कहीं ना कहीं मीडिया संस्थानों से जुड़े हुए हैं, और हम लोगों की अगर चिंता ये है तो ये मौका ऐसा है जो हमें आत्मचिंतन करने के लिए विवश कर रहा है। जिन पत्रकारों के नाम, जिन संस्थानों के नाम चंद्र प्रकाश जी ने लिए, वो इस देश में मीडिया के स्तंभ माने जाते हैं। अगर मीडिया के ये स्तंभ फेक न्यूज का कारोबार कर रहे हैं तो जनता किस पर भरोसा करेगी? पाठक किस पर भरोसा करेगा? दर्शक किस पर भरोसा करेगा? सबसे बड़ा सवाल मीडिया की क्रेडिबिलिटी का यहाँ पर खड़ा होता है। कुछ संपादकों के नाम है, दुनिया जानती है उनको। कैसे एक संपादक ने सेना का कूच करवा दिया था तख्ता पलट के लिए, वो भी बहुत महान संपादक इस देश के हैं। ऐसे तमाम संपादक हैं इस देश में जो कारोबार इस तरह की फेक न्यूज का कर रहे हैं। इसे स्वीकार करने में मुझे कतई हर्ज नहीं है, कतई संकोच नहीं है इस बात में मुझको कि कुछ मीडिया घराने इस तरह का कारोबार कर रहे हैं। लेकिन असल बात जो मैंने सोशल मीडिया की कही, आप देखिए सोशल मीडिया एक तरफ ताकत भी है। तरुण सिसोदिया जैसा पत्रकार जिसका निधन हो गया, जिसकी मौत हो गई, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे पहले दिन जगह नहीं दी। ज्यादातर अखबारों से उस खबर को दूर रखा गया कि दिल्ली में एक पत्रकार चौथी मंजिल से कूद के आत्महत्या कर लेता है, उस खबर तक को नहीं छापा। लेकिन ये सोशल मीडिया की ताकत थी कि उसने हर किसी तक एक पत्रकार की मौत का सवाल पहुंचाया, और हम सबको जानकारी सोशल मीडिया से अधिक मिली। लेकिन सोशल मीडिया की जहां तक जिम्मेदारी की मैं बात करता हूं, तो उसके पीछे मैंने शुरू में कहा कि ट्विटर पे जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है कि 20-25 शब्दों के आधार पे एक सवाल खड़ा कर दीजिए। आजकल राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वो एक सवाल खड़ा कर देते हैं, उस सवाल में तथ्य है या नहीं है, वो सवाल कितना क्रेडिबिलिटी वाला है, उस सवाल में कितना दम है, सिर्फ सवाल उछालिए और भाग जाइए। क्या इस देश में इस आधार पे पत्रकारिता होगी? मेरा हमेशा मानना यह रहा, एक लंबा अरसा मुझको भी पत्रकारिता में हो गया, तथ्यपरक पत्रकारिता, फैक्ट पे आधारित पत्रकारिता, जो फैक्ट है वो हमें सामने रखने चाहिए।
लेकिन यहाँ पर एजेंडा बेस्ड पत्रकारिता हो रही है। आइए एक 20 शब्दों का सवाल उछालिए ट्विटर पे, चले जाइए। कश्मीर की बात आई, इसी ट्विटर के 300 से ज्यादा अकाउंट पाकिस्तान के ट्विटर ने हैंडल ने उसके अकाउंटों को निलंबित किया। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान सीमा के उस पार और सीमा के इस पार देश को कमजोर करने के लिए और देश में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का एक अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है, जो हम देखते हैं कोरोना में भी सामने आता है। जो महामारी से लड़ने के बजाय मोदी सरकार से कैसे लड़ा जाए वो बताने में लगाते हैं समय। ये समय आता है कि चीन की सेना घुसपैठ करके भारत की सीमा में घुस गई, इस तरह का सवाल उछाला जाता है और उस पर टीवी डिबेट होती है। मुझे ताज्जुब होता है जब तथ्यों के आधार पर हम पत्रकारिता नहीं करते हैं अनिल जी, तब फेक न्यूज का जन्म होता है और आज तक कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। एक बात अभी आपने कि सोशल मीडिया की बात होती है, दिनेश जी मैं एक अपनी छोटी सी घटना सुना के आपके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है कि जो सोशल मीडिया है एक मजबूत हथियार भी है हमारे हाथ में अभिव्यक्ति का और अपनी बात कहने का और एक जन दबाव बनाने का, लेकिन यही सोशल मीडिया बहुत बार जो है वो फेक न्यूज को प्रसारित करने के लिए जो उनका जो एक फेक नैरेटिव, फेक एजेंडा को सेट करने का एक बड़ा माध्यम होता है। मैं एक घटना से अपनी बात खत्म करके फिर आपके पास आता हूं दिनेश जी। हमारे साथ सचिन बदुलिया जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे दिल्ली पत्रकार संघ के आप महासचिव हैं, यूनिवार्ता में सीनियर पत्रकार हैं और लंबे समय से पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग करते रहे। मैं आपसे आऊंगा, चर्चा करेंगे, हम लोग चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो मैं कई बार, एक दो बार ऐसा हुआ कि खुद सोशल मीडिया पे फेक न्यूज के ट्रैप में फंस गया हूं और फिर चंद्रप्रकाश जी जैसे मित्रों ने मुझे आगाह किया कि आप क्या कर रहे हैं। एक घटना मैं आपको बताता हूं और खासकर वो कश्मीर से ही जुड़ी हुई घटना है। घटनाएं तो कई हैं। कश्मीर में क्या हुआ कि जब ये धारा 370 हटाई गई तो अचानक वहां से बहुत कम खबरें आने लगी और पता चला कि जो है एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस क्लब में, और एक बड़े जाने माने देश के पत्रकार हैं, हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं उनका, और उन्होंने एक फेसबुक पे लिखा कि वहां के सारे अखबार जो है वो कोई भी अखबार प्रकाशित नहीं हो रहे हैं और सारे जो है सरकार ने पूरी तरह से सेंसर लागू कर दिया है। उनकी पोस्ट को मैंने भी शेयर कर दिया उत्साह में और मैंने कहा ये तो बहुत गलत हो, सरकार ऐसा कैसे कर सकती है कोई अखबार में छपे। क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं, वो प्रेस काउंसिल के मेंबर हैं, प्रेस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, बड़े पत्रकार हैं देश के। मैंने शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद शाम को मैं चाय पीने जाता हूँ मंडी हाउस पे, मेरे कश्मीर के दोस्त आते हैं, वो जर्नलिस्ट होते हैं, वहां से वो आते कहते हैं यार मैं तो वहां से आया हूँ, 2 दिन हो गए, फ्लाइट से आ जा रहा हूँ, कोई पाबंदी नहीं है। और अखबार उन्होंने बताया कि मैक्सिमम अखबार वहां पे प्रकाशित हो रहे हैं जिनकी सर्कुलेशन 10,000 से 30,000 है, वो वहां प्रकाशित हो रहे हैं। छोटे मोटे अखबार जिनको विज्ञापन नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि पूरा बंद है, इस वजह से वो अपनी वजह से वो नहीं छप पा रहे हैं, लेकिन बड़े तमाम अखबार वहां पे छप रहे हैं। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी और जब मैंने पता किया और तो पता लगा कि वाकई में ये जो है फर्जी खबरें हैं। मैं उनकी फेसबुक अकाउंट पे गया तो देखा कि भाई वो तो कई बार सैकड़ों लोग शेयर कर चुके हैं, तमाम बड़े बड़े पत्रकार जो तथाकथित जो है जो तमाम सेकुलर गैंग के पत्रकार लोग हैं वो हाहाकार मचाए हुए हैं और पूरी तरह से ये अच्छा हुआ कि शाम को डीडी ने जो है उस पर एक डिबेट की। उन्होंने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को बुला के कहा कि जो खबरें वहां पे अखबार छप रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट दो। उन्होंने डिबेट किया और सबके सामने वो ले आए। लेकिन दिन भर जो है हमारे जैसे लोग उस गैप में आके शेयर कर चुके और हमारे फेसबुक में जब 5,000 6,000 लोग हैं तो वो लोग भी पढ़ के दिग्भ्रमित हुए होंगे कि ये क्या हो रहा है। खैर, अब हम आते हैं जो सबसे बड़ा लॉकडाउन में एक बड़ी घटना हुई। आपने देखा होगा कि अब प्रवासियों का बड़े पैमाने पे तो नहीं कहूंगा लेकिन बड़े मात्रा में पलायन हुआ और खबरें आपने देखा होगा। संदर्भ में आपको दिनेश भाई देना चाहूंगा। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं दिनेश भाई? दिनेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? आप अगर देखेंगे कि अचानक आनंद विहार पे इतनी भीड़ जुट आती है, अचानक जो है वो आप बंबई का देखेंगे वहां इतनी बड़े पैमाने पे लोग आ जाते हैं, अचानक इतने बड़े पैमाने पे लोग आ जाते हैं और एक माहौल बनाया गया कि भाई आप अब घर जाइए, 6-8 महीने आपको कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। तो ये अफवाह को पहले अफवाह फैलाओ फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, फिर उनको फर्जी खबरों के रूप में प्रकाशित करो और फिर उनको आक्रोश पैदा करके और पूरी तरह से जो है उन लोगों को भड़काओ। ये जो पूरे देश में धंधा चल रहा है, इस पे मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा दिनेश जी।
देखिए, उस समय जब की बात आप ये कर रहे हैं, लोग लॉकडाउन के बाद लोगों के में बड़ी तेज़ी से ये खबर सर्कुलेट कर रही थी कि लॉकडाउन ये जो अभी हुआ है, ये बहुत आगे बढ़ेगा, ये मई-जून तक जाएगा और ये अभी बस 15-20 दिनों के लिए नहीं है। लोगों के बीच में ये ख़ास तौर से वो तबका जो माइग्रेंट और लेबर क्लास तबका है, जो यहाँ पे दिहाड़ी का काम करने वाला तबका है, उसके बीच में बहुत तेज़ी से ये खबर गई और वो इस पर भरोसा भी कर गए। अब ये किसने शरारतन फैलाया या वो वर्ग जो है, वो इस तरह की खबरों के लिए ससेप्टिबल है क्योंकि वो अमूमन इस तरह की खबरों पर भरोसा कर लेता है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था दूध पीने वाला। तो क्या उस वजह से उसने इस पर भरोसा कर लिया? और फिर क्या होता है हमारे यहाँ ये भी होता है अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कुछ लोग उसकी शुरुआत कर दें तो बाकी लोग उसको फ़ॉलो करने लगते हैं। तो कुछ लोग सड़क पे निकले और बाकी लोग इस आश्वासन सरकारों के इस आश्वासन के बावजूद कि उनका ख़्याल रखा जाएगा, वो सड़कों पर आ गए। बाद के दिनों में हमने ये भी देखा कि जिन लोगों ने भरोसा दिया था मसलन दिल्ली के संदर्भ में कि हम ख़्याल रखेंगे उन लोगों का जो यहाँ रुकते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए ठीक है उनकी तरफ से कहा जा रहा है लेकिन हमको जो खाना दिया जा रहा है जैसे 2 रोटी या 1-2 पाव दे दिए जाते हैं, कुछ खाना इस तरीके का दे दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि अब शाम को मिलेगा। उसमें हमारा काम नहीं चलता है, हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। मेरे पास तो एक फ़ोन आया था पता मैं एक बार कनॉट प्लेस पे कोई एक शो कर रहा था, उस दौरान किसी एक जो वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, उनमें से किसी एक भाई साहब ने मेरा नंबर लिया था, वो वहाँ पे काम करते थे किसी एक होटल में। तो उनका अचानक फ़ोन आया और इत्तेफ़ाक़न उस समय मैं उठा पाया उनका फ़ोन, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ काम करता हूँ और ऐसी-ऐसी बात हो गई है और अब मैं भी सर निकलने वाला हूँ, अब मैं एक बार चाहता था आपसे पूछ लूँ, क्या ये और आगे जाएगा? इसको जब मैंने गौर से बाद में सोचा तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इसमें निश्चित रूप से कुछ लोगों का हाथ रहा हो, जो ये चाहते थे कि लोग निकलें, लेकिन साथ में वो जो तबका है वो ज़्यादा वल्नरेबल है इस तरह की खबरों के लिए, ये भी हमको देखना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए कोई एक इफ़ेक्टिव मेजर लाना पड़ेगा। देखिए जो जो एक ये पॉलिटिकल वॉरफेयर है इन्फॉर्मेशन का या कश्मीर के संदर्भ में जिसका उदाहरण अभी दिया गया है, वो तो निश्चित रूप से चल रहा है। और उसको लेकर अब कोई इफ़ेक्टिव मेजर लाने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे यहाँ का अधिसंख्य तबका जो उतना पढ़ा-लिखा नहीं है या इस तरह की खबरों को सहज रूप से जिसको मान लेता है, उनके लिए बहुत कुछ किया जाना इसमें आवश्यक है। उन्हीं लोगों के उनके बीच में ये चर्चाएँ बहुत चल रही थी, जिसमें ट्रेन डाइवर्ट होने वाली खबर थी, जिसको कुछ एक चैनलों ने जो एजेंडा इन्फॉर्मेशन आगे प्रोपेगेट करते हैं। उन्होंने ये कहा कि इतनी सारी ट्रेनें कैसे भटक सकती हैं उसको ये इस ट्रेनों के भटकाव पर जवाब दिया जाना चाहिए। जबकि उसमें ये था कि उस रूट पे आने वाली जो ट्रेनें हैं, उस रूट पे जाने वाली जो ट्रेनें हैं, या तो ट्रैफ़िक की वजह से या रूट में ज़्यादा लंबाई कवर करने की वजह से उनको डाइवर्ट किया गया था। तो उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोपेगेट किया गया, उसमें क्या उनका स्वार्थ है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आपने बात कही जिन बड़े पत्रकारों का नाम अभी चंद्र प्रकाश ले रहे थे। मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने सालों-साल काम करते हुए अपना एक नाम बनाया और उस नाम को फिर एक पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने के लिए, उसके लिए सच झूठ नैरेटिव गढ़ने के लिए उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को दाँव पर लगा दिया। उसमें उनको क्या हासिल हुआ इस कॉस्ट पे, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये कीमत उन्होंने चुकाई। अब मैं एक बात मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ, मीनाक्षी कुछ कहना चाह रही हैं, उनके पास अभी अनिल जाएँगे। कि अब देखिए वो लोग जिनके चेहरों से नकाब उठ चुका है, वो नाम जिन्होंने ये साबित कर दिया है, कई बार उन चीज़ों को रीइन्फोर्स करके कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो एजेंडा प्रोपेगेट कर रहे हैं या खबरें और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके बारे में अब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हरा साँप नहीं रह गए हैं। अब वो ऐसे साँप हैं, जो सामने आकर दिखाई देते हैं। फ़िक्र हरे साँप की करने की ज़रूरत है, जो अलग से दिखाई नहीं देते। And with this, I'll rest my case and I'll take your leave, kind leave. Thank you so much. तो बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ जुड़ के और ये वाक़ई बड़ा आई ओपनर था बहुत सारे मामलों में और बहुत सारे मित्रों के साथ बड़े दिनों बाद यूँ कैचअप करने का मौका मिला। मीनाक्षी आप सीपी भाई आज तो बड़े गज़ब लग रहे हैं वर्मा जी। आप सभी लोगों को के साथ बातचीत का मौका मिला, आपका बहुत धन्यवाद। अनिल भाई विशेष रूप से आपका कि आपने आप जाना चाह रहे हैं 10-15 मिनट और आपने यहाँ बुलाया। अगर मुझे आप आज्ञा दें क्योंकि अच्छा। मेरा नीचे एक शूट के लिए वेट हो रहा है,
जरूर, ठीक है, बहुत फिर हम लोग जी, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाह रही थी अनिल जी। जी, बताएं मैं बस फिर ये सचिन कह जी रही थी, आप। एक तो जैसा दिनेश ने कहा कि अब जग जाहिर है वो सामने भी हैं चीजें, क्योंकि उन्हीं दिनों जब मजदूर बहुत बड़ी तादाद में पलायन कर रहे थे, तब बहुत सारे माइक्स जाते थे उनके सामने, और उन्हीं में से एक जिस चैनल की चर्चा हो रही है उनका भी माइक होता था। तो पूछा गया मजदूरों से कि आपको खाना पानी मिल रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ जी खाना पानी मिल रहा है, दोनों टाइम मिलता है, 3 टाइम मिलता है, चाय बिस्किट भी मिलता है, हाँ जी रास्ते में कोई कोई हमको चाय बिस्किट भी दे देता है। जब ये हो गया कि सारी चीजें पॉजिटिव आ रही हैं, खाना पानी मिल रहा है, जाने आने में कोई समस्या नहीं हो रही है, लोग सहयोग कर रहे हैं, तब ये हुआ कि आप ये बताइए कि मन का खाना कब खाया था। अब भाई ये कौन सा सवाल होता है कि मन का खाना कब खाया था। अब ये मन का खाना तो आप जिस तबके से पूछ रहे हैं उसने तो बेचारे ने शायद पिछले 4 साल में भी नहीं खाया था, आप इन बीते 4 दिनों की क्यों बात कर रहे हैं उससे। मन का खाना तो फिर हमेशा मिलना चाहिए। और दूसरा, चूंकि मजदूरों की बात हो रही है और पलायन जिन दिनों हुआ था, तो मैं हरियाणा से हूँ और फॉर्चुनेटली अभी यहीं पर आई भी हुई हूँ, और हमारे यहाँ से भी जो हमारे खेत में काम करते थे वो मजदूर भी गए थे उस टाइम पे। तो हमने पूछा अपने घर वालों से, भाइयों से पूछा कि क्यों भेज दिया उनको, कल को फिर जरूरत पड़ेगी, उनके बिना तो काम नहीं चलता है, आप लोग तो काम नहीं करते हो, वही वर्ग है जो काम करता है। तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग नहीं गए हैं जिनको कि आना है, ये गन्ने की खेती के लिए थे, स्पेसिफाई ये वही काम करते हैं, ये वो मजदूर चले गए हैं, और अब जब धान की रोपाई होगी तो फिर से मजदूर आएंगे। और अभी ये 10 दिन पहले की सूचना है कि गांव भर में लोग स्वयं से जो ट्रेनों से आ पा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा दलालों की समस्या है, ये चर्चा न्यूज चैनलों पर कितना है मैं नहीं कह सकती अभी, क्योंकि मैं उससे जुड़ी हुई नहीं हूँ सीधे, लेकिन दलाली हो रही है, पैसा खाया जा रहा है। तो व्यक्तिगत स्तर पर बसें भेजकर मजदूरों को बुलवाया जा रहा है, मजदूर रीढ़ हैं, उनके बिना काम हो नहीं सकता है, तो वो वापसी भी हो रही है, और रोजाना सड़क पर भी मैं देख रही हूँ। और मेरी तो निजी जो जानकारी है अपने खेत को लेकर, वो भी मैं जानती हूँ कि 10 से 15 मजदूर हैं जो कि आए हैं, और धान की रोपाई बम्पर तरीके से यहाँ पर हो रही है उन्हीं के जरिए। नहीं, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। मैं तो ये जरूर कहूंगा कि बहुत सारे मजदूर थे वाकई में जिनको दिक्कत होगी खाने की पीने की हो रही थी, लेकिन एक बड़ा तबका था जिस तरह से जो बात हो रही थी कि इतना बड़े पैमाने पे पलायन हो रहा। अब देखिए जो ऑटो से आपने देखा होगा, बाइक से लोग जा रहे थे, तो बहुत सारे कारण जैसे आपने बताया, ऐसे मुंबई में बताया कि वहां बारिश होती है, बारिश में वो रह नहीं पाते हैं, इसलिए उनको वापस आना ही है। तो बहुत सारे कारण थे, खैर हम उस पर डिटेल में नहीं जाते हैं। मैं सचिन से कहूंगा कि कोई अपनी टिप्पणी वो करना चाहे, अपना कोई सवाल पूछना चाहे, फिर हम 10-15 मिनट में इसको 10 मिनट में खत्म करते हैं। एक सवाल आ रहा है जो आप सबसे चाहूंगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया की जवाबदेही तय होनी चाहिए, और जवाबदेही तय होनी चाहिए तो क्या कोई नियमन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस पे हम आप सबसे चर्चा करेंगे। इससे पहले ये सवाल बहुत सारे हमारे जो फेसबुक के दर्शक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से। सचिन अपनी बात खत्म करें तो फिर मनोज जी और मैं आता हूँ चंद्र प्रकाश जी आपके पास। नमस्ते, सब लोगों को मेरा नमस्कार। मनोज जी, और अभी जो मनोज जी ने जिस बात का जिक्र किया कि हम लोगों ने AI के माध्यम से एक फेक न्यूज़ के ऊपर हम लोगों ने एक स्टडी करी थी, उसमें हम लोगों ने कई सारी तथ्यों का पड़ताल किया, और पड़ताल करते समय हम लोगों को जब हम देख रहे थे कि जिस समय ये रिपोर्ट बन रही थी उस समय दिल्ली के दंगे से लेकर फिर कोरोना तक ये बहुत सारा एक लंबा सफर हो गया था, और कई सारा जो है वो विषय बड़े उतर के खड़े हो गए थे, और एक विषय तो ऐसा था जिस पर प्रधानमंत्री को स्वयं टिप्पणी करनी पड़ी। और फिर के बारे में जब हम लोगों ने देखा तो ये केवल अब मीडिया की देखिए विश्वसनीयता का मामला नहीं रह गया है, ये तो अब लोकतंत्र और देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए भी एक खतरा बन चुकी है। और जब आप देखें कि जम्मू कश्मीर में 5A के बाद जिस तरह से फिर नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर के फिर दिल्ली में जिस प्रकार से जो धरना चलता रहा शाहीन बाग का, फिर उसके बाद में दंगे हुए, ये सारी चीजें करती चली गई। आपको याद होगा जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तभी उसी समय जब ये तबलीगी जमात वाला जो मामला जब सामने आया, तो तबलीगी जमात के मामले को लेकर के अचानक से जो ये फेक न्यूज़ वाला जो नैरेटिव जो लोग फैलाते हैं, इन लोगों ने अपने दायरे बढ़ाए और ये लोग खाड़ी में पहुंच गए, और कई सारे वहाँ देशों में भी उन्होंने इस प्रकार का
फैलाना शुरू कर दिया कि भारत की सरकार जो है वो मुस्लिमों का दमन करने लगी है, और इसीलिए ये तबलीगी जमात का केस करके और ये शुरू किया। तो जब एक 4 मई को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संपर्क समूह की ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये चीज खुद कही थी। नरेंद्र मोदी जी पहली बार कोई भारत किसी देश के प्रधानमंत्री ने, किसी देश के राजनेता ने ये पहली बार वहां उस मंच पर आकर के कहा, ये फेक न्यूज और जो फर्जी वीडियो होते हैं ये देशों को बांटते हैं, समाज को बांटते हैं, उनमें कट्टा फैलाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इससे बड़ा पूरे विश्व में फेक न्यूज को लेकर के इससे गंभीर टिप्पणी कहीं नहीं देखी गई। तो ये जो है हमारे यहाँ वो हुआ। दूसरा आप ये देखिए कि हमारे देश के अंदर ये बहुत फेक न्यूज का एक बड़ा कैरियर तो सोशल मीडिया ही है। जहाँ तक मेन स्ट्रीम मीडिया की बात है, और अभी आपने जो कहा भी कि उनकी विश्वसनीयता मतलब उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए विनियमन होना चाहिए या जो होना चाहिए वो ठीक है, वो क्वेश्चन है। लेकिन उसमें क्या है कि मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए बहुत कम इन्वॉल्व हुआ है, और हुआ यूँ है कि वो कभी कभी उसको जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट होते हैं या जो भी चीज़ है, मान लीजिए कि गाड़ी लेट पहुंची तो कारण से क्यों लेट पहुंची ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो लेट पहुंची जाकर के तो उसको लेकर के हल्ला मचाना शुरू कर दिया। तो आप ये भी एक यहाँ पर प्रश्न ये पैदा हो जाता है कि क्या तथ्यों की मनमानी व्याख्या अगर की जाएगी तो उसको आप फेक न्यूज़ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये हम सब लोगों के लिए एक विचार का प्रश्न है कि क्या उसको आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे डिस्टॉर्शन ऐसा हो रहा है, और डिस्टॉर्शन के साथ में उससे एक गंभीर एक अराजकता की स्थिति भी पैदा हो जा रही है। तो एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आप ये देखिए कि राजनीतिक दल हैं, उनके अंदर भी एक बड़ी अजीब सी होड़ चल निकली है, और बहुत सारे राजनीतिक दल हैं चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, अपने अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाने के लिए भी फेक न्यूज़ का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी छोटी सी एक न्यूज़ एक लाइन की ले लेंगे, फिर उस पर मनमानी व्याख्या लगा करके अपने समर्थकों के बीच में उसको प्रसारित करेंगे। आप बताइए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अरे उसको लेकिन पूरी तरीके से उसको सामने रखा भी नहीं जाता है। और आप देखिए कि राजनीतिक दलों में भी IT सेल के प्रमुख जो हैं अचानक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में आ गए। तो ये एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और इस सारी इसमें एक्चुअली हो ये रहा है कि इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया कम जिम्मेदार है, लेकिन सबसे ज्यादा उसी की विश्वसनीयता खतरे में आ गई। मतलब कर कोई और रहा है और भर मेन स्ट्रीम मीडिया रहा है। तो इसको देखने के लिए इसको कैसे किया जाएगा, इसको देखिए, जो हमारा विचार ये है कि इसमें समाज को, शासन तंत्र को और मेन स्ट्रीम मीडिया को, तीनों को ही कहीं ना कहीं अपने साथ में आना ही पड़ेगा। सरकार में जैसे कि हम लोगों ने जिस दिन वो रिपोर्ट जारी करी थी, तो सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी भी थे, और उन्होंने भी ये चीज़ बताया था। उसी समय वो PIB की फैक्ट चेक वाला एक उन्होंने शुरू किया था एक सिस्टम, तो उसके माध्यम से वो ये बताते हैं कि ये वाली न्यूज़ फेक है या नहीं है। अब उस चीज़ को तत्परता से हर लेवल पर अगर वो चीज़ शुरू हो जाए कि ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ फेक है, और उसको मेन स्ट्रीम की रफ्तार के साथ में कैच करके उसको देना शुरू करेगा, तो हो सकता है उसके ऊपर रोक तो लगेगी। लेकिन हम लोग एक दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया फिर उसमें फंस जाएगा क्या? तो वाकई एक बड़ी जटिल और पेचीदा स्थिति है इस सबको लेकर के। जी। अच्छा, कुछ जी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं और लोगों के सुझाव भी हैं, तो 2-3 चीज पढ़ के मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। एक सुमित शिवेंद्र हैं, उनका है कि सर मेरा बेहद गंभीर सवाल है, जैसे कोई पत्रकार जब किसी फैक्ट चेक में पकड़ा जाता है, उसके झूठ को पकड़ लिया जाता है, तो इसके लिए कोई कानून नहीं है क्या? हमने देखा है कि पत्रकार फेक न्यूज देते हैं और आजादी से घूमते हैं। सीपी चंद्रप्रकाश जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चंद्रप्रकाश जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? चंद्रप्रकाश जी को मेरी आवाज सुनाई? मनोज जी, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी हाँ जी मनोज जी, एक 2 सवाल बड़े इंटरेस्टिंग हैं, 2 लोगों के सुझाव मुझे सुनाई दे रही है। हाँ सुनाई दे रही। तो एक हमारे साथी ने पूछा है कि दे रहा हूं। जी एक सवाल दिया है। हाँ, सुमित भार्गव है सवाल। जी सुमित शिवेंद्र भार्गव, उनका सवाल है
कि उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे जो पत्रकार हैं वो फर्जी खबरें करते हैं। मुझे आवाज रही है? हेलो, हाँ बोलिए। अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इसका उत्तर अगर जी, मुझे लगता है कि कुछ बिल्कुल साफ मैं ये कह जी मैं कह रहा हूँ 2 सवाल आए हैं, उन सवालों का जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं। एक ये सवाल आया है, शिवेंद्र भार्गव कह रहे हैं कि भाई जो पत्रकार जो है वो फर्जी खबरें चलाते हैं, फैक्ट चेक में वो पकड़े जाते हैं कि उन्होंने फर्जी खबरें की हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है, वो छुट्टे घूमते रहते हैं। इसी तरह से सोनाली ने एक सवाल किया है कि उन्होंने देखा है कि आमतौर पे जो बड़े पत्रकार हैं, सुन लिया। जी अच्छा, जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरा सवाल पूछूंगा आपसे। है कि वो खुले घूमते रहते हैं। हमारे यहाँ तो फेक न्यूज चलाने पर रिवार्ड की व्यवस्था है। जो लोग आवाज आ रही है? जी 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 जी, अनिल को शायद नहीं जा रही है, लेकिन बाकी लोगों को जा रही है। जी जा रही है, ठीक, बोलिए बोलिए। देखिए हमारे यहाँ जो फेक न्यूज चलाते हैं उनको रिवार्ड मिलता है। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि क्विंट की एक पत्रकार ने चलाया था कि क्विंट की एक पत्र में छपा था एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें एक सेना के जवान ने खुदकुशी कर ली थी। हाँ, खुदकुशी कर ली, और वो पत्रकार को उसी साल रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला। और किससे मिला? देश के किसी मतलब उपराष्ट्रपति से शायद मिला था। लोकसभा जी ने जितनी फेक न्यूज राफेल को लेकर की, सबने देखा कि वो वक्ता बने हुए थे और एक से बढ़कर से मिला। एक मैगजीन में बीजेपी की सदस्यता अभियान पर एक पूरी मनगढ़ंत खबर, जो कि डेस्क पे बैठ के लिखी गई फर्जी खबर थी, एक मैगजीन में, देश की इकलौती एक ही बड़ी मैगजीन है, सब जानते हैं, वो गढ़ंत खबर को लिखने वाले रामनाथ गोयनका मिला। और रामनाथ गोयनका अवार्ड उनको किससे दिलवाया गया? बीजेपी के ही किसी बड़े नेता से दिलवाया गया। तो देखिए हमारे यहाँ पूरी एक व्यवस्था है जिसमें जो पत्रकार फर्जी खबरें करते हैं उनको अच्छे पुरस्कार मिलते हैं, अच्छे पद मिलते हैं, अच्छी जिम्मेदारियां मिलती हैं, उनको संस्थान में भी तरक्की मिलती है, और ओवरऑल तो उनके लिए पुरस्कारों की व्यवस्था है ही है। तो वो एक समस्या है। दूसरा आपका सवाल का हिस्सा क्या था? जो हाँ, दूसरा ये मनोज भाई आपसे मैं जानना चाहूंगा, सोनाली मिश्रा ने एक सवाल किया है कि बहुत सारे जो बड़े पत्रकार हैं उन्होंने पिछले 6 सालों में निराश किया है और तथ्यों की जगह जो है वो फेक न्यूज को प्रसारित करने में ज्यादा उनका महत्वपूर्ण रोल रहा, और बहुत सारे लोग अपना फेसबुक चैनल चलाते हैं, फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहते हैं, या यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और उनके जरिए वो फर्जी खबरें फैलाते हैं। और खास करके उनका कहना था कि जो ये पलायन हुआ है मजदूरों में, उनकी बड़ी भूमिका रही है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? जी देखिए, जहां तक अनिल सोनाली जी का सवाल है कि तमाम ऐसे पत्रकार जिन्होंने इस तरह के अपने यूट्यूब चैनल भी खोल रखे हैं और उससे वो फेक न्यूज चलाने का धंधा करते हैं, तो ये कुछ चीजें रोजी रोटी से भी जुड़ी हैं। बेरोजगारी भी बहुत है, यूट्यूब चैनल चलाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, तथ्यपरक पत्रकारिता, जवाबदेही वाली पत्रकारिता, वो बहुत जरूरी है। अनिल जी, मजदूरों के पलायन का मुद्दा जिस तरह आया, मुझे अच्छी तरह याद है, तथ्यों की जगह, इस बात को बताने की जगह मीडिया के बड़े सेक्शन ने, कुछ लोगों ने ये कोशिश की कि वो किसने उनको भागने के लिए या दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर किया। सोशल मीडिया पे हमने देखा इस तरह के वीडियो वायरल हुए कि बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप दिल्ली से चले जाइए, आनंद विहार पर बसें लगा दी गई हैं, आपको आपके घर तक छोड़ा जाएगा। इस तरह के दिल्ली में अनाउंसमेंट कराए गए, लेकिन इसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस तरह नहीं दिखाया जिस तरह सोशल मीडिया ने पेश किया। तो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी कभी अपनी जवाबदेही से बचता है, एक एजेंडा पत्रकारिता में उलझता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक आपने बात कही नियमों की, क्या जो फेक न्यूज करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान है या नहीं है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ये गलती हमारे अपने पेशे की भी है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैं चूक कहूंगा सरकार के स्तर पर भी है। सरकार ने भी कई जगह नियमों पर मैं कहूंगा निगरानी नहीं की है,
और ना कुछ नियम बनाए हैं। देश में डिजिटल मीडिया का काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई उसके लिए गाइडलाइन इस प्रकार की तय नहीं की गई है। मैंने जैसा शुरू में कहा कि डोमेन कहीं है, सर्वर कहीं है, कंटेंट कहीं से पढ़ रहा है, चला कोई रहा है। इस पर रोक लगने की जरूरत है, इसके लिए कोई नियम बनने की जरूरत है। पहला प्रेस आयोग बना 50 के आजादी के तुरंत बाद बना, 60 के दशक में बना, लेकिन उसके बाद दूसरा आयोग वो मेन स्ट्रीम मीडिया से उसका ज्यादा सरोकार नहीं था, सरकारी मीडिया से उसका सरोकार था, बॉलीवुड से उसका सरोकार था। उसके बाद से लेकर पिछले 40-45 सालों में कोई तीसरा प्रेस आयोग बनाने की कभी कोशिश नहीं हुई। तमाम बार इसके लिए मांग की गई कि सरकार एक तीसरा प्रेस आयोग बनाए, क्योंकि 80 के दशक के बाद से मीडिया का काफी विस्तार हुआ है, संचार की नई नई टेक्नोलॉजी सामने आई है, और इस टेक्नोलॉजी के जरिए जिस तरह की छेड़छाड़ की जा रही है फेक न्यूज के नाम पर, फोटोशॉप के जरिए जिस तरह की छेड़छाड़ हो रही है, वो एक बड़ा खतरा लोकतंत्र के लिए और मीडिया के लिए बन रहा है। दो बातें यहां कहूंगा। अभिव्यक्ति की आजादी की बात बहुत कही जाती है। मीडिया के लिए अभिव्यक्ति की आजादी उसी प्रकार संविधान में है 19(1) के तहत जैसे आम आदमी को अधिकार है। मीडिया उसी तरह स्वतंत्र है जैसे आम आदमी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। अक्सर कहा जाता है सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है। 19(2) संविधान में धारा है जिसके तहत आपात स्थिति में कार्रवाई या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत धारा 54 के तहत ऐसे लोग जो कोरोना के काल के समय भी छेड़छाड़ करते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ पत्रकार ऐसे हैं, सो कॉल्ड पत्रकार ऐसे हैं, बड़े पत्रकार कुछ ऐसे हैं जो फेक न्यूज का कारोबार भी करते हैं, और जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है कानूनी, तब वो मीडिया की अभिव्यक्ति की, मीडिया की स्वतंत्रता का सवाल उठाते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता फेक न्यूज फैलाने के लिए नहीं है, मीडिया की स्वतंत्रता लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं है, मीडिया की स्वतंत्रता देश को खंडित करने के लिए नहीं है। ये सवाल वो सवाल है जिसपे हम सब पत्रकारों को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी पाठक हो, दर्शक हो, वो पत्रकार पर भरोसा करता है। इसलिए पत्रकार चाहे कोई भी हो, उसे तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मेरा यह मानना है इसमें। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, मैं एक बात और बता दूं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट के लिए एक बॉडी बनाई गई, लेकिन इस तरह से कोई बॉडी टीवी के लिए होगी तो होगी, उसमें कितने लोग कैसे लोग हैं चंद्र प्रकाश जी मुझसे बेहतर जानते हैं। डिजिटल मीडिया के लिए कोई बॉडी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम नियम सरकार बनाए, और जवाबदेही की जब भी बात आती है तो पत्रकारों का एक ग्रुप, बड़े पत्रकार, कुछ और छोटे मोटे संगठन उसका विरोध करते हैं कि सरकार जवाबदेही तय कैसे करेगी। अनिल जी, हम अपनी जवाबदेही तय करेंगे नहीं, सरकार को कुछ करने नहीं देंगे, तो क्या फेक न्यूज का कारोबार इस देश में ऐसे ही चलेगा? सवाल सबसे बड़ा ये है। जी चंद्र प्रकाश जी, बस हमारा समय खत्म हो रहा है। एक टिप्पणी आपकी, क्या नियमन की व्यवस्था होनी चाहिए? हम लोग खुद भी, मैं आपको बताऊं, हम लोग भी कई बार इस तरह के सवाल उठते रहे और हम लोग भी विरोध करते हैं कि भाई एक अभिव्यक्ति की आजादी की बात है, मीडिया पे इस तरह के लगाम नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जो आजकल स्थितियां जिस तरह की होती चली जा रही हैं, जिस तरह से अभी किसी ने कहा है कि सर फेक न्यूज ही नहीं, फेक व्यूज भी जो है वो मीडिया के जरिए प्रसारित हो रहे हैं। पेड न्यूज का मामला है, फेक न्यूज का मामला है, फेक नैरेटिव का मामला है, तथ्यों पे तोड़ मोड़ का मामला है। तो ऐसे में क्या कोई नियमन, आपको लगता है कोई नियमन होना चाहिए, कोई व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए? चंद्र प्रकाश जी। चंद्र प्रकाश जी, मेरी आवाज आप तक सुनाई दे रही है? चंद्र प्रकाश जी, देखिए नीली बात करते ही ना ये छत्ते में हाथ डाल देते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में हानि मत को भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मुद्दा ये है कि मैं जवाब दे रहा हूँ। जी तो आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो बेटर थोड़ी नहीं आ रही, लेकिन आ रही, ठीक है। जवाब दे रहा हूँ, मेरी तरफ से चाहिए। जी जी जी। आपके पास आवाज नहीं जा रही? आ रही, आप बोलिए बोलिए। हेलो जी, आप बताइए, आप बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। देखिए मेरी मधुमक्खी
जो आप नियमन की बात करेंगे इतनी मधुमक्खियां पड़ेगा। तो इसका एक तरीका है कि कम फेक अपने को आप कम फायदे का धन बनाइए। न्यूज छापते हैं, चांद हो जो कि सोशल मीडिया है जिसने बहुत कुछ को एक्सपोज कर, जो आज खुल के हम जानते हैं कि फर्जी खबरें फैलाते हैं, इनको आम सोशल मीडिया एक्सपोज किया है। ये अपने आप एक नियमन हो। आज हम जानते हैं पत्रकार वो दागी नहीं है। दूसरी बात है कि अगर कोई नियामक आयोग, जब सरकार इसकी कोशिश करेगी तो इतना हंगामा होगा कि फिर वो सरकार उस हंगामे को संभाल नहीं पाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि सरकार कम से कम उन संस्थानों का जो रिपीट बार-बार फैलाते हैं की खास अपनी उनको सरकारी मध्यापनों की, आप गेस्ट की थोड़ा जैसे आप इनको हमेशा नहीं चलने दे ने उनको छोटा जो हुई राम टाइप की आप लिस्ट देखिए कि इन उनको कौन से पूरी लिस्ट है उन जो जिस हफ्ते जिस साल फैलाते हैं कोई बड़ा बवाल उनको उस अवार्ड मिलता है। बहुत बड़ी अगर कोई संस्था ऐसा अवार्ड दिया है कि फेक न्यूज, तो फिर सरकार की जो अपने मंत्री हैं अवार्ड देने के, राष्ट्रपति भारत के खिलाफ सेना के बगावत और इस तरीके की फैलाता रहा है। संस्था ने राष्ट्रपति के मतलब एक सैनिक के मरने के मरने का कारण बनाओ कि एक फेक ट्वीट ने और उस ट्वीट के कारण एक ने आत्महत्या की और उसके बाद अंडर सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति चंद्रप्रकाश जी, मुझे लगता है आपके चंद्रप्रकाश जी कुछ नेटवर्क मातहत हो रहा है। यही व्यवस्था। चंद्रप्रकाश जी आपकी आवाज, चंद्रप्रकाश जी की कुछ मुझे लगता है कि नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है, ठीक से उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बस मीनाक्षी जी एक आपका लास्ट कमेंट, और सचिन भाई अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें फिर हम इसको समाप्त करते हैं। जी बस लास्ट कमेंट यही है सर मेरी तरफ से कि बड़ी तो खबर हुआ करती है, पत्रकार बड़े या छोटे नहीं हुआ करते हैं। जब खबर बड़ी हो जाती है तो पत्रकार अपने आप में बड़ा हो जाता है। और जो ये कहा गया कि कोई नियमावली क्या उस तरह से होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का एक्शन हमने देखा है। लाइव इंडिया नाम का एक चैनल था, आप सब लोगों को ध्यान होगा, उमा खुराना को एक लेकर जो कि शिक्षिका थी, एक स्टिंग फर्जी चलवाया गया था, चला था। उसके हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे कि वो कैसे चला और कब चला और किन के कहने से चला, वो उस समय का मामला था। लेकिन आपका याद होगा कि चैनल जो है वो ब्लैकआउट कर दिया गया था। स्क्रीन ब्लैकआउट करना अपने शो की हो सकता है कि उस एंकर या संपादक के हाथ में हो, लेकिन चैनल को ब्लैकआउट करने का निर्णय इस देश में हुआ है। तो अगर अभिव्यक्ति की आजादी दूसरे की भी, तो उस आजादी का हमें सम्मान करना होगा। तो सम्मान को बरकरार रखते हुए हमें अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का भी सम्मान करना चाहिए, और उसी अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसी के तहत लोगों के बीच हमको पहुंचना भी चाहिए। तो एक्शंस हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इस देश में हुआ नहीं है, लेकिन कई बार कई कारण हो जाते हैं कि शायद उस तरीके से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इस सरकार के ऊपर वो भी प्रेशर है कि आप किस तरीके से काम करते हैं, मीडिया आप दबा रहे हैं। जबकि हम ये सब जानते हैं कि रोजाना डिबेट्स में जिस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं, अगर दबाया जा रहा होता तो वो सवाल उठाए नहीं जा सकते थे। बिल्कुल ठीक बात है। सचिन जी कुछ कमेंट आपका? मैं जो विनियमन वाली बात की जा रही है ना, जो आपने कहा था, मैं उसके ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। जी बस संक्षेप में। बहुत संक्षेप में बात करूंगा। ये मुझे लगता है कि अगर विनियमन करना है ना, तो इसमें देखिए ये काम केवल सरकार के और उनके अफसरों के बलबूते पर ये काम नहीं होगा और ना होना भी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, सरकार को एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी चाहिए
और देखिए बहुत मुट्ठी भर पत्रकार हैं जो फेक न्यूज को और इस तरह के गलत धंधे में फंसे हुए हैं। 90% से ज्यादा पत्रकार ऐसे हैं जो वाकई में ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हम लोगों को केवल उन लोगों को आइडेंटिफाई करके, जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनके माध्यम से ही प्रकार की गाइडलाइंस बनवानी चाहिए और सरकार उसको मान्यता देकर के स्थापित कर दे। अगर ये काम किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल होगा। हाँ, बाकी वैसे अगर इस पर सावधानी पूर्वक नहीं चलेंगे तो चंद्रप्रकाश जी एकदम ठीक कह रहे थे कि ये तो बर के छत्ते में हाथ देने वाला विषय हो सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कुछ एक आपस में तालमेल से अगर ये चीज की जाए तो मुझे लगता कि हो सकती है। मनोज जी, अंतिम टिप्पणी कोई आपकी? देखिए, मेरा मानना ये है कि लोकतंत्र के लिए जरूरी ये है कि हम पत्रकार, वो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया के हों या सोशल मीडिया पे लिख रहे हों, किसी भी उस प्लेटफॉर्म पे हों, हमारी जवाबदेही पाठक के प्रति है, दर्शक के प्रति है, जनता के प्रति है और इस देश के संविधान के प्रति भी है। कोई पत्रकार इस देश के संविधान से, इस देश से ऊपर नहीं। और दूसरी बात, आईना दिखाने का काम हम कह सकते हैं फलानी सरकार ऐसी है, फलानी सरकार ऐसी है, फलाना नेता ऐसा है। इस देश की न्यायपालिका बार बार अगर ये बात कह रही है कि इस देश में पत्रकार दहशत फैलाने का काम ना करें, ये बात अभी न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने अब हाल ही में कही है, जब कोरोना के समय में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये टिप्पणी की, न्यायाधीश ने ये टिप्पणी की कि पत्रकार सूचना दें, सूचना के नाम पर दहशत ना फैलाएं। अगर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ये बात कह रही है और देश में चौतरफा ये बात फेक न्यूज को लेकर उठ रही है, ये समस्या केवल भारत की नहीं है, दुनिया भर की है। लेकिन हम चिंता अपने देश की है, अपने समाज की, क्योंकि समाज से ही एक पत्रकार का सरोकार होना चाहिए। इसलिए जब हम तथ्यों पर आधारित पत्रकारिता करेंगे तो ये फेक न्यूज जो लोग चलाते हैं ये अपने आप हट जाएंगे। इसलिए एक बार पुनः हम सबको फैक्ट जो जर्नलिज्म है, तथ्यों के आधार पर जो जर्नलिज्म है, उस पर जोर देना होगा। देखिए, ट्विटर एक अपने में हो सकता है, सोशल मीडिया का विरोध मैं नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया की अपनी सीमाएं हैं। इसलिए हम सबको जवाबदेही से बचना नहीं चाहिए, पाठक के प्रति अपनी जवाबदेही को मानकर काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात आपने कहा है कि सोशल मीडिया की अपनी सीमाएं हैं, मीडिया की अपनी सीमाएं हैं, पत्रकारों की अपनी सीमाएं हैं। उस सीमाओं में रहते हुए हम किस तरह से इस पत्रकारिता को बचाते हुए इस फेक न्यूज के कारोबार पर किस तरह से लगाम लगा सकते हैं। मुझे लगता है 2-3 सुझाव जो बहुत महत्वपूर्ण निकल के आए, मैं उनसे अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। एक तो ये कि बिल्कुल मनोज जी ने आपने बिल्कुल ठीक बात की कि प्रेस आयोग बने जो है, जो बना दूसरा, वो 35 साल बीत चुके हैं और इन 35 सालों में पूरी तरह से जो मीडिया का ढर्रा है, जो कारोबार है, नए नए मीडिया के जो आयाम आए हैं, उनमें बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो मुझे लगता है कि जैसा कि हम लोग मांग करते हैं, आप सब मांग करते हैं कि एक तीसरा जो है वो मीडिया आयोग बनना चाहिए। यह मीडिया आयोग फेक न्यूज के मामलों में, पत्रकारों के वेतन भत्ते को लेकर, मीडिया के जो तमाम रूल रेगुलेशन को लेके जो तमाम मीडिया में बदलाव आए हैं, उनके तमाम पैटर्न को लेके, ओनरशिप पैटर्न को लेके तमाम एक जो है वो कमेटी हो, बने, आयोग बने, अपनी रिकमेंडेशन दे, इसमें नियमन पे भी बात हो। और फिर जैसा कि सचिन भाई ने कहा कि उसमें कौन लोग होने चाहिए, हम सरकार के हाथ में भी सब कुछ नहीं देना चाहिए, मीडिया के लोग ही, जिम्मेदार लोग उस कमेटी में आए। जिस तरह से एक प्रेस काउंसिल है, मीडिया काउंसिल बने, उसके तहत ये सारी चीजें जो समस्याएं, परेशानियां हैं, उनके तहत आए। तो मुझे लगता है कि एक हमें जो है वो तीसरे प्रेस आयोग की और एक मीडिया काउंसिल की मांग करनी चाहिए। दूसरी बात मुझे लगता है कि जो फैक्ट चेक की बात है, कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट चेक हो, जिम्मेदार लोग आए, हम पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है, मीडिया संस्थानों की भी जिम्मेदारी बनती है, और तमाम समाज के तमाम जो नागरिक हैं और पांचजन्य जैसे संस्थान, जैसा कि अभी चंद्रप्रकाश भाई ने बताया कि पांचजन्य बहुत अच्छा काम कर रहा, मैं भी जानता हूं, मैंने भी देखा है कि कई बार जो है वो पांचजन्य जैसे संस्थान जो है वो आईएमसी में और तमाम विश्वविद्यालय के छात्रों को जोड़कर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह से पत्रकारिता के छात्र जो है जब वो मीडिया में आएंगे, इससे पहले वो फैक्ट चेक करना जाने,
फेक न्यूज को का विरोध करना सीखे, उसका एक अभियान और कैंपेन चला रहे हैं। ऐसे पांजन में जैसा जो काम कर रहा है ऐसे और संस्थानों को आना चाहिए। तमाम प्रबुद्ध नागरिकों को हम लोगों को भी इस तरह से आगे आके और फेक न्यूज जो है उनका खंडन करना चाहिए, जैसे चंद्रप्रकाश जी अपने बिहाफ पे करते हैं। मैं इनकी खबरें पढ़ता हूं और देखता हूं कि ये जिस तरह का अभियान चलाए उसे हम सबको और लोगों को अभियान चलाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात कहूंगा, ये चर्चा बहुत अच्छी रही। आगे हम फेक न्यूज के और अलग अलग पहलुओं को लेके हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। एक अपनी समय की सीमा होती है, हमें 1 घंटे का कार्यक्रम था, हम लोग लगभग 1.5 घंटे के आसपास पहुंच रहे हैं, 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीपी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी जी, सचिन भाई और हमारे साथ विनीत गौतम जी थे, वो भी चले गए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाज जी समय निकाल के आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे साथी सब लोग जुड़े, बहुत सारे देख रहा था कमेंट आ रहे हैं, सबके कमेंट को हम ले नहीं सके, लेकिन जो सबकी सक्रियता रही है, ऐसे सभी सुधीजन सक्रिय लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आपकी वजह से ही सब दोस्तों का आयोजन हमेशा सफल रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं अपनी बात खत्म करता हूँ। जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल। धन्यवाद, बधाई सबको, उसकी टीम को बधाई। थैंक यू।